हेलो, क्या आप लोगों को सुन पा रहे हैं? कुछ हाँ बोल सर। पाएगा ताकि मैं Yes, yes, से we can hear आवाज you. नहीं आ अच्छा है। पाए। वॉइस हो रही है लेकिन मुझे आप लोग की आवाज आ रही है। लेट मी ज्वाइन द मीटिंग, राइट? मैं वापस आ रीजॉइन, ठीक है? हेलो हेलो। यस सर। Hello. यस सर। यस, आई कैन हियर यू वेल नाउ। यप, तो कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है? सब बढ़िया सर। ग्रेट हो। यार कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था नीचे की। और वी आर बैक नाउ, राइट? वी आर बैक into action। तो अब हम शुरू करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर। यप, तो आपने कल सभी कुछ देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। किसी को कोई भी किस तरह डाउट है? सर उनमें उसमें तो नहीं है, बट एक जगह जो आपने नोट्स दिए हैं ना, हाँ, तो मैं उन्हीं को एक बार मैंने गो थ्रू किया था अभी आधा घंटा पहले। तो सर ठीक उनमें है। ना, जैसे कि जो आपने जैसे एग्जांपल से डिशेस वगैरह के एग्जांपल से समझाया है, बहुत बढ़िया है, हाँ, वो समझ में भी आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं ठीक है। है। बट सर ओके, एज ए टेक्निकल उनकी क्या लैंग्वेज होगी, तो वो थोड़ा सा कैसे क्या, जैसे कि ओके, ठीक है। आप भी हम्म, इंटरव्यूअर हो, आपने पूछा कि हम्म, भाई मोनोलिथ क्या होता है, तो मैं एज ए डिश का एग्जांपल से तो समझा सकता हूँ, बट ठीक एज ए है। टेक्निकल में कैसे समझाऊँ फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। ठीक है, ये हम अमेंड कर देंगे क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए यस जिनको सर। आप इंटरव्यू में रख सको, और उस हिसाब से हम उन नोट्स को मॉडिफाई कर देंगे। नो यस वरीज, सर। थैंक यू फॉर द फीडबैक। ये हो जाएगा। और बताइए, किसी को कोई सर मैंने ग्रुप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो गेट द नोट्स तो नो वरीज एट ऑल। लेट मी शेयर दिस फाइल विद यू अगेन ऑन टू द सेम ग्रुप। अब बताइए, मिल पाएगा क्या आपको? या सर मिल गया? ठीक है, या थैंक यू सर थैंक यू। वेरी वेलकम। और बताइए, किसी का कोई डाउट किसी भी तरह का? सर वही नोट्स नहीं मिले मेरे को भी, मैं वेट करता रहा उनका। अब तो मिल गए ना? व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हैं ऑलरेडी? नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ शायद तक अभी। ओके, लेट मी हैव अ वर्ड विद रोज। आपका नाम क्यों नहीं एडिट है? संजय, राइट? हाँ जी। ठीक है। आपको लिंक शेयर हो जाएगी। आई सपोज विल टेक केयर ऑफ दिस। ओके। ये कैसे हो रहा है, फिर इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। शायद इसके अलावा, नोट्स के अलावा और कोई इशू है? एनीवे, क्योंकि मैं नोट्स वापस रीशेयर करूंगा, राइट? मॉडिफाइड एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी के साथ। वो थोड़ी शायद बोरिंग लगेगी आपको, लेकिन वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंटरव्यू में यूज करनी है, राइट? तो इट विल मेक वर्क थिंग्स इजियर जब हम आगे मूव करेंगे फॉर द इंटरव्यू। ठीक है तक? यस सर। ओके ओके। तो कल किसी ने मुझे एक एग्जाम्पल पोर्ट्रे किया था मेरे सामने कि व्हाट वी इंक्लूड, मतलब एक अच्छी सी टर्मिनोलॉजी के थ्रू अगर हम समझाने की कोशिश करें मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज को, तो हम उसको समझ सके, राइट? तो एक अच्छी टर्मिनोलॉजी दी गई थी, वो थी, आपको स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा, अब अगर मैं स्क्रीन दिखा रही तो। यस सर, इट्स विजिबल। ठीक है। ओके, तो कल एक जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस के बीच में। माइक्रो सर्विस वो चीज है जो कि हम बना रहे हैं, जैसे कल हमारे पास कई बार आई थी, तो वाटरफॉल की मदद से हम मोनोलिथ बना रहे हैं, और डेवऑप्स की मदद से या एजाइल की मदद से हम बना रहे हैं माइक्रो सर्विसेज। ये पॉइंट क्लियर है?
यस सर। तो अगर हम इसको इस एनालॉजी, आई सपोज आलोक ने पॉइंट रेज किया था earlier कि अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब में हमारे पास, मैंने और बड़ी निकाल दिया राइट, क्यूब 7x7 का क्यूब ले लिया इस बार। तो इसमें अगर देखेंगे कि ये पूरा हमारा 7x7 के साइज का एक क्यूब है, इसमें से हम कुछ भी तोड़ना निकालना मुश्किल है राइट। अगर इसमें एक कोना मान लो टूट गया तो पूरा क्यूब खराब है राइट। इस केस में अगर हम देखें कि इसमें हमारा कोई भी पीस टूटता है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे दूसरे से और वो चल जाएगा राइट। तो माइक्रो सर्विसेज इस तरह से बनती है कि वो पूरा पूरा अलग अलग जो उसमें ब्लॉक्स है उस हिसाब से बनाए जाते हैं राइट। सो फार सो गुड, यस सर। सो फार सो गुड, ग्रेट यस यस सर। ग्रेट। तो अभी हम थोड़ा सा बेनिफिट देख लेंगे कि हमारे मोटे मोटे बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे डेवऑप्स के। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो माइक्रो सर्विस बना रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बन रही है, तो हमारी क्वालिटी उसमें हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है राइट। दूसरी जो आती है हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा फाइनली राइट, उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। वो एक अच्छा परफॉर्मिंग हम उसको देख लेंगे हम राइट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के थ्रू हम देखते कि भाई वहां पे कब ये किसी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट किया, उसकी रिक्वेस्ट लोड होती रही, लोड होने के कितने सेकंड बाद रिस्पॉन्स गया, तो ये हम डेवलपमेंट टीम को बता देंगे राइट। और उनसे पूछ लेंगे कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, देखो उसे कोड को एग्जीक्यूट करो, चेक करो। तो उससे हम उसकी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस जो है बेहतर कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि हम कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन की। तो हमें कि अगर हमारी कोई ऐसी रिसोर्सेज है जो कि बस पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही है, तो उसको हम कम निकाल सकते हैं और हम देख सकते हैं जितनी यूज हो रही है उसी हिसाब से। आज की डेट में जो क्लाउड सॉल्यूशन है इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि पे पर यूज मॉडल है उनका। कि मान लो कि किस तरह से अगर आप कोई एक नोटबुक ली है और आपने उसके शुरू के 5 पन्ने ही चाहिए, तो आपको 5 पन्नों की एक नोटबुक मिल जाएगी राइट। इस तरीके से समझो, तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम मैनेज कर सकते हैं कोड के थ्रू, जिसको हमने कल एक टर्म हमने कॉइन की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कोड की फॉर्म में लिख के समझ सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं राइट। फिर हम इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ा देते हैं राइट। एक और डेवऑप्स का बेनिफिट आ गया। हम जो डिप्लॉयमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था कि कुछ हजार डिप्लॉयमेंट पर डे की बेस पे जाते हैं, वो रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज करते रहते हैं और डिप्लॉय करते रहते हैं। और जैसे ही कुछ वहां पे चेंज आने के बाद वहां पे वो चीज सॉल्व नहीं हो पाई, मतलब वहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम तुरंत डेवलपमेंट टीम को अप्रोच करके या टेस्टिंग टीम को अप्रोच करके उसको सॉल्व करा के आगे बढ़ सकते हैं राइट। ये बेनिफिट समझ आ गया आपको? यस सर। सर फोर्थ वाला एक बार और थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे? ओके, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड राइट, ये वाला पॉइंट है। हाँ सर। तो इस पॉइंट में
हेलो, सॉरी गाइस, कुछ इशू आ गया था इसमें और ये अचानक से शट डाउन हो गया लैपटॉप पर। वी आर बैक, राइट। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है सपोज? यस सर। Yeah, just a second, Anurag sir. Just a second. Abhishek, you have joined with two devices, right? सॉरी, No, I am talking to Abhishek. Abhishek, you have joined with two devices, right? आई एम यूजिंग जस्ट अ सिंगल डिवाइस एट दिस मोमेंट। No, Anurag sir, I am not talking to you. ओके ओके, आई एम सॉरी। Okay, fine. Thank you. Please don't join with two devices. Okay? Okay, yep, let's get back into action. तो हम पढ़ रहे थे, I suppose, बेनिफिट बता रहे थे सर। यस यस। तो हाँ, तब तक हम बात कर लेते हैं। तो आपको सेकंड पॉइंट समझ नहीं आता, राइट? तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, सॉरी फोर्थ पॉइंट में, यस यस प्लीज सर एक बार रिपीट कर देंगे, कुछ इंटरनेट अनस्टेबल होने की वजह से वो वॉइस सही नहीं आ रही थी सर में। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करें। देखिए, हमारा मेन मोटिव जैसे हमने पहली क्लास में देखा था कि यही है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, राइट? तो मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप सभी लोग समझ सकें इस चीज को और हम वहां से आगे बढ़ पाए, राइट? ओके, तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर, हाँ। ओके, तो बेनिफिट में हम आ जाते हैं, राइट? आप सभी को बेनिफिट में वापस ओवरव्यू कर लेता हूं। 4 पॉइंट को हम इन डिटेल रिवाइज कर लेंगे, राइट? तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो क्योंकि हम डेवऑप्स की मदद से लेटेस्ट टूल उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा उसमें जो प्रोडक्ट क्वालिटी फाइनली निकल के आती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, राइट? तो क्योंकि हम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं इस चीज को, नए नए टूल्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डेवलपर्स को, टेस्टर्स को, ताकि वो अपना कोड अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें, राइट? सेकंड पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस पे, जिसमें कि हम लगातार मॉनिटरिंग टीम के साथ पीयर टू पीयर कनेक्शन बना के एक हम उनसे सिंक्रोनस पूछते रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई इशू आया, कुछ हुआ, अलर्ट जनरेट करवाना, हम कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ, वो जो चल रहा है सॉफ्टवेयर वो बेहतरीन तरीके से चलता रहे, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी कॉस्ट का। तो हम इसमें पे पर यूज मॉडल पे चलते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट यूटिलाइजेशन जा रही है वो हमारी यूसेज से डिफाइन हो। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि अगर हम कोई नोटबुक खरीदते हैं और हमें उसमें सिर्फ 5 पेजेस लिखने हैं, तो हम 5 पेजेस की नोटबुक लेंगे और वो तो हमें सिग्निफिकेंटली, मैं अगर कोई सबसे पतली नोटबुक लेने चलूं तो मेरे ख्याल से 50 पेज की तो मिलेगी, राइट? लेकिन अगर मैं वही 5 पेज की यूज कर पा रहा हूं तो मेरे को कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। तो इस तरीके से जितनी रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से कस्टमाइज करा के कंपनी, हमारी जो कंपनी है उस हिसाब से हम कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं प्रोडक्शन की। नेक्स्ट इज रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको कंफ्यूजन थी, राइट? हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड से मेंटेन कर रहे हैं। अगर कल के दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डाउन हो गया, जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, राइट? तो हम उसे तुरंत स्पिन अप करके एक नई मशीन खड़ी कर सकें। वरना पहले केसेस में जब हम मोनोलिथ का केस ले रहे हैं, वहां होता था कि हमें एक नया सर्वर खरीद के इंस्टॉल करना पड़ता था, उनसे तारे, पावर की, लैन की केबल अटैच करके उसे ऑन करना पड़ता था। इस चीज में और करीबन 2 से 3 दिन मिनिमम लग जाते थे हमें। तो ये बहुत बुरे हाल थे, राइट? जो मोनोलिथ के केस में थे पहले, या फिर जब हम कोड की तरह मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आज की डेट में इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? फिर इसकी बात आती है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स हम अपनी प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये हमने अपना कोर प्रिंसिपल पढ़ा था
नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस करके, नई नई टेक्नोलॉजीज से लोगों को अवगत करा के, राइट। नेक्स्ट इज फास्टर डिप्लॉयमेंट। फास्टर डिप्लॉयमेंट क्यों? एक पाइपलाइन के थ्रू हम अटेंड कर लेते हैं, राइट। क्यों चाहिए? ताकि हम फटाफट वो चेंजेस कर सकें और फटाफट चेंजेस, नए नए चेंजेस पुश कर सकें। जैसे कि हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था, जो कि लगभग 1000 से 1500 चेंजेस रोज पुश करता है, राइट। तो उन चेंजेस को फटाफट पुश करके उनमें अगर कोई इश्यूज आते हैं उनको फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं मॉनिटरिंग टीम की मदद से। तो आप देख रहे हो कि सारी जितनी टीम्स थी हमारी, जो हमने एचडीएलसी की साइकिल देखी थी, उसमें अलग अलग टीम्स बैठी हुई हैं। सारी टीम्स कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में टू मेक श्योर कि हमारा जो पूरी साइकिल चल रही है वो सीमलेसली, बिना इंटरप्शन के लगातार चलती रहे। अब ये बेनिफिट्स क्लियर है? और किसी को क्लियर नहीं है वो बताओ। किसी को क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। ग्रेट। तो अभी इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, राइट। इसमें ऑल्दो हमारा ये पहले का डेमोस्ट्रेशन का हल्का फुल्का रिवीजन ही चल रहा है, लेकिन इसको क्विक पेस करते हुए आज मैं चाह रहा हूं हम ओएस में लैंड कर जाए एटलीस्ट, राइट। तो उसमें आगे बढ़ते हुए डेवऑप्स का जो आता है हमारे पास ये साइकिल आ जाती है, जिसमें हम प्लानिंग फेज से शुरू करके कोडिंग, बिल्ड, टेस्ट रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर और वापस प्लान में, जो हमारी डेवऑप्स की साइकिल है, इसको फॉलो करते हुए आते हैं। इनिशियली कोड और बिल्ड का पार्ट हमारा ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन आ गया है, फिर कंटीन्यूअस टेस्टिंग का पार्ट आ गया है, फिर इसमें हमारा कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग का पार्ट आ गया है और फाइनली कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट का पार्ट आ गया है। एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। तो हम जो एनालॉजी में पिछली बार देखी थी, उस एनालॉजी को फिर से एक बार रीड करते हुए, समझते हुए, आपका कोई भी कैसा भी डाउट है आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा और उसको हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो आती है प्लानिंग फेज। अनुराग सर, सॉरी सर, पिछली वाली साइड को एक बार ओपन करेंगे क्या? एक क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें एक टर्म है कोड और बिल्ड। इसमें सर बेसिक क्या डिफरेंस रहता है, मतलब क्या definition है इसकी? चलो, क्योंकि देखो आप कोडर्स तो हो, आप प्रोग्रामर्स नहीं हो, लेकिन आप डेवऑप्स को ये चीज समझ आनी चाहिए, राइट। तो आपने कभी आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो बताओ? सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हो? आप कौन सी मीटिंग, अभी आप मीटिंग से कनेक्टेड हो, राइट? क्या? आप अभी मीटिंग से कनेक्टेड हो, राइट? हाँ सर, हाँ। तो अभी जिस ओएस के ऊपर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मीटिंग चला रहे हो, कौन सा है? अभी तो सर विंडोज यूज कर रहे होंगे ऐसे तो, उस पे चला रहा हूँ, राइट? विंडोज, यस, विंडोज 10, राइट? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। हाँ। अब इसके ऊपर जब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो वो फाइल, जो भी फाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आखिरी में .exe लिखा होता है, राइट? .exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। आपको और ऐसी फाइल्स जो मिलेंगी, इनका मतलब बाकी ओएस में जो वेरी करता है थोड़ा बहुत, वो यही एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल बन जाती है, जिसको .bin आपने अगर थोड़ा बहुत देखा हो, .bin नाम की फाइल्स होती हैं। ऐसी कई सारी और भी फाइल्स होती हैं, कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, राइट? ऑल इन ऑल ये ऐसी फाइल्स हैं जिनको आप रीड नहीं कर सकते। आप उनको देखने चलोगे तो आप जानने की कोशिश करोगे इसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो है तो कोड ही जो चल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, वो रीडेबल नहीं होगा। आपने कभी exe को टेक्स्ट एडिटर में खोलने की कोशिश की है? नहीं सर। कोशिश करना, नोटपैड में खोलना आज, पढ़ना कहीं है कुछ शॉर्ट अभिषेक, कुछ आप कहना चाहते हैं? ओके, मेबी तो आलोक आप ये समझ पाए, अगर आप नोटपैड में उस exe फाइल को खोलेंगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट? ठीक सर। क्यों? क्योंकि वो 1010 हर चीज हमें जाना है ना, कि हमने अपने
बैचलर्स कोर्स में पढ़ा है या उससे पहले पढ़ा है कि हर एक चीज 1010 न्यूज में देखते रहते हैं, टीवी पे दिखता है, कहीं शोज में दिखाते हैं कि सारा कोड जो है 1010 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट। लेकिन कुछ हम देख पाते हैं कि लिखा समझ आता है कि लॉजिकल है कुछ, राइट। कुछ हमें समझ नहीं आता जो कि 10 फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और जो 1010 में लिखा है वो एक्चुअली बाइनरी फाइल है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि आप एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल कराते हो। उसको आप पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि उसके अंदर क्या है, तो आप रीड नहीं कर सकते, ना ही आप उसे एडिट कर सकते हो, राइट। ऑफ कोर्स कुछ मेथड होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के, लेकिन एक प्रोग्रामर की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आप उसको ऐसे खोल के देख नहीं सकते। तो ये बनाता कौन है? ये बनाता है कोडर। तो कोडर अपने लॉजिक के हिसाब से जो उसके पास टास्क गिवन होता है एक कोड लिख देता है। जैसे कि एक पाइथन का उसने कुछ कोड लिख दिया, हमें पता नहीं क्या कोड लिखा है, और उसने उसका बिल्ड बना दिया। बिल्ड बनाने का मतलब ही ये होगा कि उसने बाइनरी फाइल बना दी, उसने उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग क्लाइंट्स को, कि सीधा वो अपना उस कोड को यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन के लिए होगा चाहे किसी और चीज के लिए होगा। लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल बन गया, वो एक ऐसी फाइल बन गया जिसको आप रीड नहीं कर सकते, राइट। इसमें कई सारे चेक्स होते हैं जिनको आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है जब वो एक्चुअल मतलब एक अच्छी बिल्ड कहलाता है। लेकिन बिल्ड इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि आपको बाइनरी फाइल, नॉन रीडेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं इसे, नॉन रीडेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो बिल्ड में हमारी तैयार हो जाती है। ये बात समझ आई आलोक आपको? हाँ सर, थोड़ी तो तभी इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाए। सर अनुराग सर, हम बिल्ड को उससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या? जैसे अपने फोन्स में एक बिल्ड वर्जन होता है, उससे किसमें होता है? वो अलग होता है। किसमें होता है बिल्ड वर्जन? हर फोन में अबाउट फोन में जाके सर बिल्ड वर्जन ओके ओके, हाँ 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 हाँ, वो वाला बिल्कुल। नहीं होता है क्या? अब क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही बिल्ड वर्जन है वो। लेकिन वो कहाँ से है? वो एंड्रॉइड जिसने बनाया है वो उनकी तरफ से बिल्ड आया है, वो भी सॉफ्टवेयर ही है, राइट। तो उनकी तरफ से वो बिल्ड आया, तो वो बिल्ड का नाम दिया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर होता है कि नाम दिया जाता है प्रॉपर पूरा, कि उसका नाम किस तरीके से 1.0.2.5 कुछ रैंडम दे दिया, राइट। इतना लंबा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 1.0 भी होता है, सिर्फ 2.5 भी हो सकता है, राइट। कुछ भी एक रैंडम नंबर दे देते हैं, बिल्ड नंबर पे आप देखोगे लिखा होता है सब कुछ। तो वो बिल्ड नंबर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही चीज है लगभग। एक वो एंड्रॉइड की तरफ से है। यहाँ पे जिस भी डेवऑप्स में आप लेट करते हो, जिस भी आप कोडर के पास जाओगे, उसी तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। ये बात सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तुरंत बोल दो मुझे कि यार इसमें डाउट है कहीं पे कुछ भी। सर बिल्ड मतलब ये हो गया ना अनुराग सर कि जैसे मतलब प्ले स्टोर में से कोई कुछ गेम वगैरह डाउनलोड या कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बिल्ड के फॉर्म में आ जाएगा हम लोग। बिल्कुल, वो जो आप डाउनलोड करते हो ना और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर देते हो, जैसे हम, हाँ, वो बिल्ड के फॉर्म में आता है, वो बिल्ड की फॉर्म में आता है, बिल्कुल सही बात। और उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग पहले ही कोडर में कर रखी है, तब जाके वो बिल्ड बना हुआ है। हाँ, बस आप इस तरीके से समझ लो कि जो बिल्ड बन के तैयार हुई है वो काम तो ऐसी ही करेगी जैसे कि ये एक्चुअली कोड करता है, राइट। जब उसमें कोडर अपने कोडर अपना कुछ टाइप कर रहा होगा तो उसके सामने जो चल रही है, जिस तरह से बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर बिल्ड बनने के बाद भी वही बिहेवियर होगा, लेकिन आप उस कोड को पढ़ नहीं सकते। जी ठीक है, ठीक सर। वो नॉन रीडेबल होता है और छोटा होता है, राइट, उतना बड़ा नहीं होता, कंप्रेस कर देता है और उसको ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि समझ ना आए किसी को और कोई उनका कोड कॉपी ना कर पाए। इसकी एक ये भी सिग्निफिकेंस होती है। ये बात सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज प्लीज बताइए सूरज। सर जैसे अपना जो बिल्ड है, कोड से जो हम बिल्ड बनाते हैं, कोड तो अलग अलग बंदे करते हैं, जैसे एक जगह उसका बिल्ड बनाते हैं, तो किसी टूल वगैरह को यूज करते हैं इसको बनाने के लिए? डेफिनेटली, बिल्कुल। इसमें आप ओके, अगर आपने पॉइंट उठाया है तो जावा केस में आप मेवन यूज करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Yes, बाकी लोग इधर उधर मत चल जाना कि यार मेवन क्या होता है, ये ना क्या नया नाम बता दिया, राइट।
पर ठीक है। जो एंथुसियास्टिक लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं कि भाई एक मेवन नाम का टूल होता है जो कि बिल्ड बनाने का काम आता है जावा का। ये जब हम पाइपलाइन पढ़ेंगे तब इसको इन डिटेल समझेंगे, राइट? किसी की कोई क्वेरी आप बताइए, सर एक क्वेश्चन और था इसी में, प्लीज बताइए। जैसे हमें कई बार मैं पिछली कंपनी में था तो जब हमें वहां पे देते थे पैच वगैरह लगाने को तो वो बोलते रहते कि ये स्टैक है, ये बाइनरी है। हम तो एक जैसा लगा था, मतलब कोई स्टैटिक और बाइनरी में क्या था सर? मुझे जो समझ में आता था वो एक एक्सएमएल फॉर्मेट में होता था और एक बाइनरी नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता था। उनके दो अलग फोल्डर थे, हम वहां कॉपी करके सिस्टम रिस्टार्ट कर देते थे। ये आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, सॉरी लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज आप बात कर रहे हो। आपने मेवन का यूज किया है पहले जावा के केस में? किए नहीं सर, देखा है लोगों को करते हुए ना, ये नहीं पता था ये क्या कर रहा है। हाँ, ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक डिटेल है। ऑफकोर्स जब हम पाइपलाइनिंग को पढ़ेंगे तब हम इसका एग्जांपल उठाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप, क्योंकि हम कहाँ से शुरू होते, राइट, बिल्ड से शुरू होते, तो इसमें संसार है पूरा, लेकिन जब पाइपलाइन पे एक्चुअली आएंगे तब उसको ढंग से पढ़ेंगे, राइट? अभी से उतनी चीजें करना तो अभी बहुत, हम ना अपनी मेन गोल से भटक जाएंगे। लेकिन आपको ये बताइए जो अभी बताया गया, ये आपको समझ आया? हाँ समझ गया, थैंक यू। ग्रेट। किसी को ये अब तक कोई डाउट है इस चीज के बारे में? ये बिल्ड के लिए जेनकिंस भी यूज होता है? अगेन जेनकिंस जो टर्मिनोलॉजी है ये पाइपलाइन से अलाइन करती है। जेनकिंस पाइपलाइन बनाता है। जब हम पाइपलाइनिंग को समझेंगे, जेनकिंस हमारा पार्ट है कोर्स का, तो हम जब आगे आने वाली क्लासेस में इसको पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। नहीं, क्वेश्चन ये है कि जेनकिंस यूज होता है बिल्ड के लिए, ऊपर बिल्ड क्रिएशन? बिल्कुल होता है। मतलब एक्चुअली जेनकिंस, अब देखो भाई है ना, जेनकिंस, अब मुझे आपको जो डाउट है वो क्लियर करना पड़ेगा। जेनकिंस के थ्रू आप पाइपलाइन बनाते हो जिसमें कि आपको कमांड्स डालनी होती है अलग अलग। जैसे कि अभी हम जावा का एग्जांपल उठा रहे हैं, तो जावा का केस में हम मेवन नाम का टूल यूज करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव या फिर अपनी बिल्ड बनाने के लिए, राइट? उसमें जो मेवन नाम की जो हम कमांड रन करते हैं वो जेनकिंस में रन करते हैं, जेनकिंस की पाइपलाइन के अंदर। ओके, ये बात समझ आई? किसी और का कोई डाउट अब बताइए। सर एक चीज कहा था कि जो जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, मल्टीपल चीजें उसमें बन रही है, लास्ट में क्या हम मर्ज करके एक बिल्ड बनाते हैं। ओके, तो सर जो हम मर्ज करते हैं, क्या हम उसको भी मल्टीपल बिल्ड्स को मर्ज करके एक बिल्ड बनाते हैं, या जो बिल्ड होता है वो कंपोजिट होता है ऑल प्रोसीजर्स का? अगर आप सारी बिल्ड में सारा कोड मिला के एक बिल्ड बना रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोनोलिथ फॉलो कर रही है। राइट सर, वही कनेक्ट कर रहा हूँ। यस, वो मोनोलिथ है। अगर वहां पे हर किसी की अपनी अपनी बिल्ड है, अपनी अपनी पाइपलाइन है, राइट, तो वो एक माइक्रो सर्विस का एग्जांपल हुआ। ओके, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? ओके, ग्रेट। तो नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं पहले स्टेप में, जो हमारा पहला स्टेप है प्लानिंग का। तो प्लानिंग में हमारा जो सबसे पहले आता है, राइट, उसको हम कंपेयर करेंगे नूडल बनाने की। शायद हमने डेमो में कवर किया था, तो मैं क्विकली इस पे फटाफट इसको खत्म करते चलेंगे, क्योंकि हम इसमें चाहते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आए, और हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चीज को, तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो प्लानिंग फेज जो होगा, इनिशियली हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली क्या कुछ बनाना है, राइट, और कैसे बनाना है, राइट, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे स्कोप में है, क्या हमारे स्कोप में नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट होगा अगर हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं, शॉपिंग के इक्विवेलेंट, कि हम शॉपिंग पे जाएं और वहां से नूडल्स की अपनी अपनी सामग्री उठा के ले आएं। भाई नूडल बनाने के लिए हमें नूडल्स चाहिए होंगे, सोया सॉस चाहिए होगा, विनेगर चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, स्टोव चाहिए होगा, जिस आप बर्तन बना रहे हैं वो यूटेंसिल चाहिए होगा, राइट। अलग अलग चीजें जो भी इन्वॉल्व है, उन सभी को हम प्लानिंग फेज में देखना है कि हमें किसके चीज की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है हमारा, वो आता है हमारा
ओके, इसमें स्लाइड मिसिंग है क्या? ओके, हम सीधा प्लानिंग से कोड पे आ गए। ओके, तो वही मिसिंग है। यस, ऑफ कोर्स इस स्लाइड में कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, लेकिन ऑल इन ऑल राइट, अगर हम अपने डेवऑप्स की मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, ऑफ कोर्स हम प्लान के बाद सीधा कोड में ही लैंड कर रहे हैं। तो प्लान में हम जो हमारी डेवऑप्स की मेंटालिटी थी, क्योंकि कई बार जैसे मैं बोला, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, कई लोग इस पूरी जो साइकिल है इनमें कुछ सीरीज को मर्ज कर देते हैं, कुछ स्टेजेस को वो डिवाइड कर देते हैं, राइट, कि बोलते कि हम इसको अलग अलग, वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं, प्लानिंग के बाद हम सीधा लैंड कर गए हैं कोडिंग पे, राइट। तो प्लानिंग में हमने डिजाइन फेज भी कंसिडर कर लिया है कि हम उसमें, क्योंकि हमें पता है हम कौन सा हक्का नूडल्स वाले हैं या फिर शेजवान नूडल्स बनाने वाले हैं, उस हिसाब से सामग्री आ गई। ये बात सही लगी अब तक? ये बात सही लगी? यस सर। अब आई है कोडिंग की बात। तो अगर हम अब क्या कर रहा है, कोडर बैठ गया है कोड के साथ लेके, वो देख रहा है भाई इसमें मुझे किन किन चीज की जो हमें लॉजिक बनाना है, वो क्या क्या लॉजिक बनाना है, वो बनाना शुरू कर दिया उसने लॉजिक। वो लिख रहा है लॉजिक और क्या क्या चीजें हैं जो कि इसमें इंक्लूड करनी है, अच्छा उसके लिए क्या लॉजिक लगेगा, उसने पूरा कोड तैयार कर लिया अपना। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमने अपनी चीजें काट के रख ली, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि किसी ने अपनी सब्जी काट के रख ली, नूडल्स रख लिए, ब्रोकली रख ली, मशरूम्स रख लिए, सोया सॉस वगैरह वगैरह, नमक, मिर्च, सब चीजें अलग अलग अपना धनिया काट के रख लिया, राइट। वी आर रेडी टू मेक दिस। तो हमारा कोड तैयार है। अब इसके बाद आएगा हमारी बिल्ड स्टेज, राइट। बिल्ड होगा कि वो सब उठा के हम डाल देंगे बारी बारी के अंदर। अब वो मिक्स होना शुरू हो गया, राइट। वो मिक्स होना शुरू हो गया, बारी बारी हमने वो यूटेंसिल में, जैसे कि इस केस में वॉक है, आपने देखा होगा कि बड़ी सी फ्लेम के अंदर एक बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं, इस कढ़ाई को वॉक बोलते हैं यूजुअली। तो इसके अंदर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू बिल्ड फेज। बिल्ड फेज जैसे कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, यहां से हम बाइनरी बना रहे हैं, वो बाइनरी जो कि रीडेबल नहीं है, और इसमें हम अलग अलग समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या गया है। जैसे कि इनिशियली अगर किसी ने मतलब वाला पार्ट मिस कर दिया, इंग्रेडिएंट जिसमें हमने लेआउट किए हुए थे और हमने सारे चूल्हे के अंदर डाल दिए, और से पूछिए बताओ उसमें क्या क्या कितना कितना डाला था, तो क्या क्या तो एक बार को बता भी देगा वो, लेकिन कितना नहीं बता पाएगा अनटिल अनलेस वो एक प्रोफेशनल शेफ हो। ये बात सब एग्री करते हैं, राइट। तो सर बताइए सर कि ये कोड में और बिल्ड, ये दो प्रोसेस आए हैं, हाँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या है सर? मतलब कोडिंग में भी यही कर रहा है, बिल्ड में भी यही कर रहे हैं कोडर, तो ओके कुछ अलग कर रहे हैं सर? नहीं, अलग कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, इसमें हम एग्जीक्यूटेबल बना दे रहे हैं। जो हमारी कोड इनिशियली है उसमें लॉजिक लिखा हुआ है। अगर आपने कभी कोड, आपने रैंडमली किसी भी कोड को देखा है कोई भी लैंग्वेज में, पवन कौन सी लैंग्वेज में देखा है बताइए कोड? सर जावा में समझ में नहीं है सर, जावा वगैरह में सर। अच्छा ओके, इन जनरल आप देख पाए ना कि इसमें लिखा होगा कि प्राइवेट वॉइड मेन जैसे कुछ चीजें लिखी होगी, या प्रिंट एलन टाइप की कुछ प्रिंट करवा रहा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा, स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड की, इसमें कुछ चीजें होंगी हमारी, राइट। कुछ लिखा होगा उसमें, तो उसमें आप ये देखेंगे कि वो रीडेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई और कोडर उस चीज को पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ पाएगा। कोडिंग की फेज में अभी हम कोडिंग पर हैं सर, राइट? हम अभी कोडिंग में हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोडिंग में वो चीज पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, राइट। ये इक्विवेलेंट है कि ये इक्विवेलेंट है हमारे इंग्रेडिएंट्स गैदर करने की, कि हमने टेबल पे सजा दिए कि क्या क्या हमारी सब्जियां हैं, क्या क्या हमारे नूडल्स हैं, क्या क्या हमारे उसमें मसाले मिर्च वगैरह डालने वाले हैं, सब सजा दे क्वांटिटी के साथ। कौन सी चीज 2 ग्राम तो छोटी कटोरी में, कौन सी चीज 100 ग्राम वो बड़ी थाली में, राइट। तो उस हिसाब से हमने क्वांटिटी वाइज इसमें सब कुछ सजा दिया। फिर इसके बाद हमने वो सारी चीजें मिक्स करके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दी। जैसे हमने कढ़ाई के अंदर डाल दी तो बन गई, ये हमारी हो रही है बिल्ड स्टेज तैयार। तो बिल्ड स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, सारी चीजें,
सर आपकी वॉइस गई। बनाए, क्लासेस बनाई, जो भी था, वो चीज अब वो खुद नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका बन चुका है 101010, जो कि उसको समझ नहीं आएगा, कोडर के भी सर के ऊपर से निकल जाएगा अगर वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो। ये बात समझ आ रही है? अनुराग सर, पहले मैं पवन की सॉल्व बना लो। लाके मिला दिए तो हम पता नहीं लगा सकते कौन सी कितनी चीज डाली है, कौन सी एक बार को हम फिर भी चख के बता देंगे, देख के बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन कितनी डाली गई है, किस मात्रा में, हम नहीं बता सकते। अगर बिल्ड के बाद में अगर कुछ इश्यू आता है तो फिर मींस हम कैसे उसको डिबग करेंगे? अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेज हमारी जो आएगी उसमें हम देखेंगे चीज। ओके, आपके अब तक की पॉइंट क्लियर है? बिल्ड तक हम पहुंच गए। ओके आलोक, हाँ आप कुछ बता रहे थे, पूछना चाह रहे थे, राइट? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो SDLC अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए, हाँ, और ये जो एग्जांपल नूडल्स वाला है, हाँ, तो ये 3 पॉइंट से हम लोग, जैसे ये नूडल्स यहाँ तक बन गया है, तो उससे कैसे कोरिलेटेड करेंगे कि ये आपका मोनोलिथ बन रहा है यहाँ तक के लिए, बिल्ड तक के लिए, या ये DevOps? ये अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा ना सर कि SDLC जो चली है उससे क्या बनाया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो बन के तैयार हो रहा है, इस तरह से मानो जो भी बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि सिंगल डिश है, आपको मैं डिश की फॉर्म में अलग अलग स्टेप समझा रहा हूँ। फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस के केस में किस तरीके से होगा। आप ऐसे मान लो कि अभी के लिए हल्का अंदाजा लेने के लिए कि जब आप मोनोलिथ की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप रेस्टोरेंट में पहले गए और आपने कुछ चीजें ऑर्डर कर दी। आपने बोला कि पहले आपको स्टार्टर चाहिए, जिसमें आपने पनीर कबाब मंगा लिए फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद आप मेन कोर्स पे आए, आपने मेन कोर्स में अपने कोई सब्जी, कोई नान, चावल, दाल वगैरह मंगा लिए, और फिर आपने फाइनली डेजर्ट मंगा लिए, राइट? तो माइक्रो सर्विस के केस में आपको एक एक इंडिविजुअली हर एक चीज को चखने का मौका मिलेगा, राइट? उसमें आप बोलोगे कि भाई ये चीज सही नहीं है, तो शेफ को तुरंत बोलोगे, रिपोर्ट करोगे भाई ये मेरे अच्छी नहीं बनी, इसको चेंज करो, उसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, तो तुरंत चेंज करके देगा। मोनोलिथ के केस में आप अगर खाने की तरफ से पूछना चाह रहे हो, वो क्या करेगा, आपका जो स्टार्टर है, आपका जो मेन कोर्स है, आपका जो डेजर्ट है, वो मिला के एक कढ़ाई में दे देगा, राइट? आप कैसे समझो कि वो एक ही चीज होगी पूरी। ये बात समझ पाए आप? हाँ सर, क्योंकि आपने कोड और बिल्ड उस समय बताया था ना, वो मेरे को चीज समझ में आ रही थी। हाँ, ऐसे समझ में आया था कि जैसे बहुत सारे टेस्टर हैं, उन लोगों ने कोड बनाए, कोड बना के उन्होंने अपना अपना बिल्ड बना दिया, और वो जो सेकंड फेज था बिल्ड, वहां वो सारी बिल्ड कंबाइन हो गई। यदि कोई चेंजेस करने, मतलब उनकी जो बिल्ड बनी वो माइक्रो सर्विसेज बन गई, ठीक है, उनमें चेंजेस कर सकते हैं यदि रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ प्लस माइनस हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कंप्लीट जो बिल्ड बनी है, वो छोटी छोटी बिल्ड जो बहुत सारे टेस्ट डेवलपर ने बनाई थी, वो कंबाइन हो गई यहाँ पर। नहीं, बिल्ड यहाँ पे हर एक टीम की, मान लो अगर कोई टीम, हम इसको अमेजोन के एग्जांपल समझते हैं, अमेजोन में अगर किसी ने लॉगिन पेज बनाया है और किसी ने कैटलॉग पेज बनाया है, तो हम दोनों को मिला के एक नहीं बनाएंगे, वो अलग रहेगी, इसकी बिल्ड अलग रहेगी, उसकी बिल्ड अलग रहेगी, ये दोनों एकदम अलग रहेंगे। कभी तो मिलेगा ना सर, तभी तो सर्विस कंप्लीट होगी। नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। यही तो माइक्रो सर्विस का है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगी, बातचीत करेंगी आपस में, एक दूसरे को बता देंगे भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब तेरा काम शुरू हो गया, लेकिन ये दोनों मिलेंगी कभी नहीं, इन दोनों ये कभी एक नहीं होंगी, राइट? जैसे कि हमने क्यूब वाला एग्जांपल दिया था, क्यूब सब साथ में रहते हैं, अगल बगल में एक जैसे लगते हैं, छोटे छोटे, लेकिन वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड क्यूब लगा के दूसरे लगा दो, सब खत्म हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सर जो अपनी डेवऑप्स वाली साइकिल थी, उसमें जो बिल्ड है वो एक इंडिविजुअल बिल्ड है बस। बिल्कुल, वो आपकी इंडिविजुअल, आप जो कंपोनेंट बना रहे हो उसकी ही बिल्ड है सिर्फ।
ओके सर। जो आप कंपोनेंट बना रहे हो Amazon के केस में लॉगिन पेज सिर्फ वही है और कुछ नहीं। मतलब हम लोगों ने जो अभी आपने जो साइकिल दिखाया था ना, पूरा वो जो 8 इन्फिनिट वाला जो साइन शो कर रहा है, वो सिर्फ एक पार्ट है ओनली, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे अलग अलग जैसे। हाँ बिल्कुल, इसकी रेप्लिकाज होंगी, जिसकी हर किसी की अपनी हुई कहानी, कुछ ना कुछ, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, राइट राइट सर। क्योंकि अभी तक मैं ये समझ रहा था कि कोड बनाया, कोड के बाद उन्होंने छोटे छोटे अपने बिल्ट बना के और फिर जो बिल्ट है ना उसमें सबको कंबाइन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कंबाइन नहीं हुई है यहाँ पे, ये अलग है एकदम, ये अलग है, बाकी से मर्ज नहीं हुई है। ये समझ आया आप तक? हाँ सर, समझ में आया। ओके, किसी और को यहाँ पर सर एक क्वेरी है सर, मैं ये पूछना चाहता, जैसे आप बिल्ड के बारे में कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो जैसे स्टार्टिंग में डेवलपर कोड लिखता है और उसको बिल्ड में उसने कन्वर्ट नहीं किया, तो वहां पे वो एग्जीक्यूटेबल रहेगा कोड, या बिल्ड बनने के बाद ही एग्जीक्यूट होगी और वो वर्क करेगा? ओके, तो जब एक कोडर कोड कुछ करता है तो उसके पास एक डीबगिंग एनवायरनमेंट होता है, ओके राइट। उस एनवायरनमेंट में वो क्या करता है कि उस कोड को एग्जीक्यूट करा के देखता है, उसके सामने सामने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, राइट। मतलब ये टेक्नोलॉजी सबको बहुत अच्छे समझ आएंगे, लेकिन अभी हम समझने के लिए मोटा मोटा ऊपरी तौर पे समझेंगे सिर्फ, ठीक है राइट। वो एक बार को लाइन बाय लाइन समझ लेता कि अच्छा अब ये वाली लाइन चली, अब ये वाली लाइन चली, अब ये वाली लाइन चली, और उसका आउटपुट कुछ ऐसा ऐसा आया। ये कोडर को इसलिए इजी है ताकि अगर उसे लगे कि भाई एप्लीकेशन जो की रिक्वायरमेंट थी इस तरीके से बिहेव करने की और वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, तो वहां उस चीज को वो चेंज कर दे, उस लाइन में उस बिहेवियर को चेंज कर दे। लेकिन एक बार बिल्ड बन गई या उसने उस कोड की बिल्ड बना दी, तब उस बिल्ड को एडिट नहीं कर सकता। नई बिल्ड बना सकता है वो, लेकिन उस बिल्ड को एडिट नहीं कर सकता वो। ओके ठीक है। हाँ सर, ये टेस्टिंग में भी सर हम जो आप बता रहे हैं ना, सेम ऐसे ही हम भी चेक करते हैं सर। प्रोसीजर मतलब एक प्रोसीजर चल गया तो दूसरा तीसरा, तो उससे पता पड़ जाता है जो अपना एप्लीकेशन है उसका फ्लो कैसा जा रहा है और कहाँ पे इशू आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर कहीं पे इशू आता है तो उसको नया बिल्ड बनाना पड़ेगा क्या? अगर कहीं इशू आया है, आपने कोई बग कर लिया है राइट, तो वो सेम, अब क्योंकि जब तक रिलीज नहीं होगा तो मैं कि उसी बिल्ड नंबर पे एक नई बिल्ड दे देता है, नंबर पे रहता है लेकिन फाइल बदल जाती है। ठीक है। तो अभी बिल्ड नंबर की बात कर रहे थे, रवि ने शायद बताया था इस बारे में, तो बिल्ड उसी बिल्ड नंबर पे नई बिल्ड दे देगा आपको बना के टेस्टिंग करने के लिए। नोट और अपडेट कर दिया जो भी रहता है उनका बिल्ड, जो भी फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट होती है, कहीं पे आप जैसे टारगेट एग्जाम्पल होती है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे कुछ। और सर एक चीज हो सर, जो आप अभी बता रहे हैं मोनोलिथ वर्सेस डेवऑप्स, इसमें सर एक चीज जो आप बोले ना, लॉगिन पेज का एक बिल्ड बन गया, ठीक है ना सर, और दूसरा अगर प्रोडक्ट टेम्पलेट का, अगर कोई हम अमेजोन की बात करें सर, तो आप बोले कि लॉगिन का अलग जाएगा, मीन्स लॉगिन पेज का अलग बिल्ड जाएगा और आपका प्रोडक्ट टेम्पलेट का अलग जाएगा, तो सर वो कहीं तो जाके मीन्स मिलेंगे ना, या वो डिप्लॉय हो जाएंगे, सेपरेटली डिप्लॉय हो जाएंगे, उसके बाद वर्क करेंगे एक दूसरे के? आपने जो बात बताई को वैसे ही होगा कि ये जाके डिप्लॉय हो जाएंगे, फिर आपस में बात करेंगे। ओके सर, बट इनकी डिपेंडेंसीज तो कुछ होंगी तो मींस तभी तो बात करेंगे ना एक दूसरे से। आप इनकी जो डिपेंडेंसी है, आप क्या कोड की डिपेंडेंसी बोल रहे हो? हाँ जी सर, कुछ तो होगा ना जिससे वो एक दूसरे से। इनकी डिपेंडेंसीज, इनका एनवायरनमेंट सब अलग रहेगा। जी सर, सब माइग्रेस है, इनकी कोड, इनकी डिपेंडेंसी, इनका सब कुछ अलग रहेगा, उससे दूसरे से मतलब ही नहीं है। दूसरा नहीं चल रहा तो ये एरर दे देगा कि भाई फलाना ढमकाना सर्विस डाउन होगी, मैं से बात नहीं कर पा रही। बट सर उसमें ये तो होगा ना, जैसे कोई लॉगिन करके और प्रोडक्ट पे जा रहा है, मीन्स तो वहां पे जाके तो अटक जाएगा ना, मीन्स वही फ्लो में अगर वो जा रहा है, पहले लॉगिन किया उसने, फिर प्रोडक्ट टेम्पलेट पे गया तो लॉगिन तो हो रहा है बट प्रोडक्ट टेम्पलेट में इशू आ रहा है, तो उसका वो फ्लो वहां पे जाके तो स्टक हो जाएगा ना। हो जाएगा। अब वो जब स्टक होगा, अब इसी यहीं पे तो हमारी डेवऑप्स है, वो काम आता है कि मान लो कि वो डाउन हो गया, तो मॉनिटरिंग टीम, जब हम इसमें एक्चुअली वहां जाना चाह रहे हैं लेकिन मॉनिटरिंग टीम नोटिफाई कर देगी क्या ये डाउन हो गया,
इसको वापस चलाओ या मीन्स फिर आप बोल रहे हैं कि जो एक वो पर्टिकुलर बिल्ड था प्रोडक्ट टेम्पलेट वाला जिसमें इशू है उसका सेपरेट अलार्म आ जाएगा, राइट? एग्जैक्टली ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसमें सेपरेट अलार्म आएगा। उसके लिए अलार्म कई बार नहीं भी आएगा, हम ऑटोमेट कर देंगे कि अपना आप ही दूसरा जो प्रोडक्ट का कैटलॉग है वो इनिशिएट हो जाए और ट्रैफिक उस पर शिफ्ट हो जाए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अगर वो फटा उसे बोलेंगे जो फट गया तो हटाओ, बारों बंद करो, तो नए पे जो है उस पर आ जाओ। ये कैनरी डिप्लॉयमेंट भी आते हैं, हम आएंगे इस फेज पे आएंगे, तो बहुत ही बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम। मैं समझ रहा हूँ आप सबने कुछ ना कुछ मतलब टेस्टिंग में काम किया है, विच इज वेरी गुड टू नो, लेकिन हम दोनों उस पर आना चाह रहा हूँ, राइट, जब हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे, राइट। चलो गुड गुड। सर हाँ, एक क्वेरी और थी सर, ये माइक्रो सर्विसेज जैसे ही बन जाएगी तो उनको हम इंटीग्रेट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एप्स कम्युनिकेट करेगी ये सब फीचर्स आपस में, या मतलब कैसे? ये जब हर किसी ने ये पॉइंट आता है, राइट, कि डॉकर होता है, क्यूबरनेटिस होता है, तो उसके अंदर जाके डिप्लॉयड है ये वाली सर्विसेज, फिर वो आपस में बात करेंगी ये सारी की सारी एक दूसरे से। उसको इंटीग्रेशन बोल सकते हैं कि उनके बीच में इंटीग्रेशन होगा, नहीं बोल सकते ऐसा? बिल्कुल, इसमें आपके टेस्टिंग का जिस अभी स्लाइड पे करंटली है, इसमें एक फेज होता है टेस्टिंग का जिसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, राइट, जिसमें कि हम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट जब करते हैं तब उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये आपस में भी काम कर रहे नहीं कर रहे। तो नहीं है ना कि ये काम नहीं कर रहे हैं अलग अलग, ये अलग अलग तो मस्त काम कर रहे हैं, जब साथ में जुड़ दे तो काम नहीं कर रहे हैं। ओके, राइट राइट सर। और बताओ किसी कोई डाउट है? नहीं, थैंक यू सर। तो ये क्या क्लाउड पे डिप्लॉय होंगे क्या ये सारे बिल्ड? देखो आज की डेट में हम जो इसमें एग्जांपल भी लेंगे क्लाउड का ही लेंगे, लेकिन आज की डेट में चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं कि आप चाहो तो सेम चीज अपने लोकल एनवायरनमेंट प्लस किसी डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में भी कर सकते हो। जैसे अमेजॉन है सर, वो उसके जो जैसे लॉगिन पेज है, कैटलॉग पेज है, ये सब क्लाउड पे डिप्लॉय हो जाते होंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर। बिल्कुल बिल्कुल, उनका क्लाउड पे ही चल रहा है सब कुछ। उनका तो घर का अपना सॉल्यूशन है, AWS सॉल्यूशन, राइट जी, तो वो अपना खुद का चलाते हैं, उसमें तो मतलब नहीं कि कहीं और जाए। जी सर। राइट, और बताइए किसी कोई क्वेरी है तो अब तक का जो हमने कवर किया है उसमें कोई भी क्वेरी? ग्रेट। तो नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है हमारा टेस्टिंग का, कि जो बिल्ड बनी, जो बाइनरी फाइल बन के तैयार हुई, उस पे टेस्टर क्या करेगा? आप सभी को बताएं, आप क्या करते हो? अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हो उसके ऊपर। यूनिट टेस्ट होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होते हैं जो कि बाद में आती है, इसमें भी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आप कंडक्ट करते हो। आपके प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने जगह टेस्ट वाकई कर रहे हो, राइट। और अलग अलग वो टेस्ट इंक्लूड करके आप ये चेक करते हो कि क्या एप्लीकेशन वैसे बिहेव कर रही है जैसे कि करनी चाहिए। अगर हाँ तो इसको आगे दे देंगे, वरना बोलेंगे कि भाई एप्लीकेशन वैसे बिहेव नहीं कर रही है जैसे करनी चाहिए, यह है एक बग, और बग को किसे भेजते हैं? डेवलपर को, और वो फिर नई बिल्ड बना के देगा, राइट, जिसको हम फिर से टेस्ट करेंगे, राइट। राइट सर। ओके सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज बताइए। सर जैसे बग आया और सिक्योरिटी रीजन पे कुछ बग आया है, और तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डेवलपर या टेस्टर? ओके, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी का होता है, मैंने बताया कि अब इवॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग तरीके बन रहे हैं। तो इसमें इस तरीके से होता है कि अगर कंपनी मोनोलिथ से डेवऑप्स की तरफ मूव हो रही है, तो इसकी एक सिक्योरिटी की टीम अलग से एग्जिस्ट करती हुई कंपनी के अंदर, राइट। ये मैं अब तक का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ ना, मैं इसकी अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक के एक्सपीरियंस में यूजुअली एक सेपरेट सिक्योरिटी टीम रहती है अगर वो मोनोलिथ से डेवऑप्स की तरफ आ रहे हैं। अगर वो डेवऑप्स ऑलरेडी हैं तो वो सिक्योर टीम को भी डेवऑप्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, और उसको कहते हैं डेव सेक ऑप्स, जिसका कि हमने डेमो क्लास में हल्का सा एक बहुत ही मोटा मोटा वो ले लिया था अंदाजा, राइट। जी सर। तो अब आती है अकाउंटेबिलिटी की। तो वापस जैसे कि हमारा एक प्रिंसिपल है, कल्चर है, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, और जब बग आया है वो कोई ऐसी सिक्योरिटी हो चाहे कुछ हो, तो वापस डेवलपर को बताया जाता है कि भाई
आपके इस कोड में यहाँ पे ऐसी तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसको आप पैच करो। नहीं, जो भी है उसमें लाइब्रेरी की वजह से हो रहा है, उसके अपने कोड की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ जब डेवऑप्स जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल पहुंच जाता है यूजुअल डेवऑप्स प्लस सिक्योरिटी वाले से, तो उसमें और तरीके से हम सिक्योरिटी को एनालाइज कर पाते हैं। और सिक्योरिटी मेक श्योर करती है कि वो जो सिक्योरिटी कोई बग एग्जिस्ट करता है वो वहां से उनके बाईपास होके प्रोडक्शन में रहता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है बस। ठीक है जी सर। ओके, तो नेक्स्ट फेज जो आता है हमारे टेस्ट के बाद वो आता है रिलीज का। तो अब जब हमने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली तो देखो रिलीज और बिल्ड लगभग एक ही चीज है, वही बाइनरी फाइल थी, हमने टेस्टिंग फेज से निकाल दी तो उसका नाम दे दिया हमने रिलीज, कि हम कंडक्ट कर दिए थे और वो जैसे बिहेव करनी चाहिए वैसे कर रही है, तो उसका नाम हमने रख दिया रिलीज। एक तरह से कह सकते हैं कि हमने उसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया टेस्टिंग फेज के थ्रू, तो हम बिल्ड को बोलेंगे रिलीज। तभी ये टर्म इंटरचेंजेबली यूज होती है। जैसे कि अगर आप देखते हो, रवि ने पॉइंट उठा रहे वाला कि वहां बिल्ड नंबर लिखा होता है, कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेक करोगे तो वहां रिलीज नंबर लिखा होगा। तो कई लोग इंटरचेंजेबली ये दोनों टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों का कुल मिला के मतलब यही है कि वो टेस्टिंग से जब निकल गया तो उसका नाम बढ़ गया है रिलीज, है वो वही चीज। ठीक है, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डिप्लॉय। डिप्लॉय में हमने क्या किया, ये जो रिलीज बन के तैयार हुआ है, ये जो बाइनरी फाइल, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है बन के तैयार हुई है, इसको हम पुश कर देंगे अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि डॉकर, क्यूबरनेटिस या फिर ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। राइट, वो वहां पे पहुंच गए हैं। और फिर इसके बाद अब हर कोई क्लाइंट इस चीज को देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, जिसकी स्लाइड इसमें नहीं है, वो आता है हमारा मॉनिटरिंग या फिर ऑपरेशन फेज। उसमें हम देखते हैं कि जब ये डिप्लॉय हो गया, उसके बाद जब क्लाइंट उसे एक्सेस कर रहे हैं, और दो टेस्टर सारे यूज केस अप्लाई कर लिए हैं, सारे देख रहे हैं कि सारे यूज केस में फिट बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसके बावजूद जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें एक्चुअल में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एक चीज का वहां पता लगता है। तो उसको उस पे हमने मिनिमाइज तो कर दिया टेस्टिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऐसे निकल जाता है जो कि कोड फट जाता है। और वो कोड जब फट जाता है तो उसे कौन देखता है, ऑपरेशन और मॉनिटरिंग टीम देखती है, उसको वहां फिक्स करती है, या तो ऑटोमेशन की मदद से या फिर वापस बताती है डिजाइनिंग फेज को, और वो फर्दर भेज देते हैं कोडर्स के पास कि भाई इस चीज को मॉडिफाई करो और इसमें आगे बढ़ो। ये पूरी साइकिल समझ आ गई कैसे कैसे हुआ? किसी को कहीं भी कोई भी डाउट? ग्रेट। तो अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कि किसी ने कभी एजाइल की बात उठाई थी, तो एजाइल और डेवऑप्स कई लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो एजाइल अगर हम कहें कि इसमें हमने मोटा मोटा मैनेजर लेवल पे डिफाइन किया कि काम किस तरह से होता है, और डेवऑप्स में हमने उसे डिफाइन तरीके से एसडीएलसी के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। तो जैसे कि नीड एंड प्लान कंपेयर है हमारे प्लानिंग से और एनालिसिस से। राइट, फिर डिजाइन का जो है हमने डिटो कॉपी कर लिया, डिजाइनिंग फेज, फिर कोड एंड टेस्ट, और फिर आगे रिलीज। ये तीनों हमने चौथे और पांचवें पॉइंट में कवर कर लिए। और फाइनली जो फीडबैक आया वो हमारा मेंटेनेंस में आ गया, या फिर ऑपरेशंस में आ गया, या मॉनिटरिंग में आ गया। ये सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। ये बात आप सभी को समझ आई?
यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है? डाउट तुरंत पूछिए अगर कोई भी डाउट आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो आता है, आइए डाउट हो। यस, बताइए होते हैं सर। ये तो आपने बता दिया कि ये इससे कोरिलेटेड हो रहा है। ओके, बताइए प्लीज। वो पिछली वाली साइड सर, 10 नंबर की साइड थोड़ा सा। ओके, इसमें सर आपने ये बताया कि ये फर्स्ट प्लानिंग और एनालाइज से, मीट एंड प्लान से, और इसके कोरिलेटेड हो रहा है अजाइल और अपना डेवऑप्स। ये तो सिमिलरिटी होगी, डिफरेंस क्या रहेंगे सर इसमें अजाइल और? तभी तो कहा ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। अब मान लो, चलो उसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये चीजें अजाइल जो है मैनेजर चीजों में इंप्लीमेंट हो जाती है। जैसे कि मान लो ये मतलब अजाइल जो तरीका है ये हमें इंप्लीमेंट करना है किसी और जगह जहां पे हम टीम में ही काम करना चाह रहे हैं। तो क्या हो कि वहां पे सभी लोग मिले, आपस में बातचीत करी, देखी कि हमें अपनी मान लो कुछ एक टास्क होगा ना, हमें अपना सेल्स बढ़ानी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। फिर वो सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। उन्होंने उस चीज को डिजाइन करेंगे, फिर उस चीज की वो कोर टेस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो इस चीज से कि ओके अब हमें जो ये बनाना है, जो हमें सेल्स अपनी बढ़ानी है, वो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। क्या प्रचार करेंगे उस चीज का, या फिर उस चीज के लिए अलग अलग लोगों को अप्रोच किया जाएगा, नए स्पॉन्सर्स लेके आएंगे, जो भी रीजन होगा वो सारा सारा हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर फाइनली वो रिलीज को यहाँ पे जो हमारी वो बनी है सेल्स को देखेंगे कि भाई सेल्स हमारी कैसी तैयार हुई, हमारी बिक्री बढ़ी कैसे हुई, क्या हुआ, उस चीज को वो मतलब मार्केट में इवॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आप भी मान सकते हैं कोड एंड टेस्ट और रिलीज मर्ज हो गए लगभग। और फाइनली जब फीडबैक में गए तो हमने वहां से देख लिया कि जो हमारी एक्चुअल सेल्स बढ़ी थी वो बढ़ी नहीं बढ़ी, या जो हमने पॉइंट पहले एक डिजाइन में कुछ पॉइंट कंसिडर किया था उसका कोई इंपैक्ट आया या नहीं आया। ये बात समझ आई मोटी मोटी? सर एक चीज ये क्लियर नहीं हो रही है कि ये अजाइल और दूसरा वाला जो फिगर है उसमें तो आपका एसडीएलसी का दिख रहा है ना? हाँ, तो नहीं सर, एक चीज क्लियर नहीं हो रही है सर, अजाइल और स्प्रिंट्स क्या रहता है? वो सिमिलरिटी जो दिख रही है ना, ये कंपैरिजन दिख रहा है वो अजाइल और एसडीएलसी का दिख रहा है। तो डेवऑप्स और एसडीएलसी एक चीज तो नहीं है। ओके, एजाइल और डेवऑप्स एक ही चीज है। पहली बात, एजाइल और डेवऑप्स इंटरचेंजेबली ये सिमिलर है, लेकिन जैसे कि आपने देखा ना सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, आपको अगर याद हो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं कि एग्जैक्ट मैच कर गए, और एक है कि सिमिलर है, एक जैसे हैं, राइट। तो कोई दो चीजें जो एग्जैक्ट हैं, मतलब जैसे कि अगर एक कंपनी में चाबी बनाई, राइट, तो एक अगर कंपनी जैसे कि गोदरेज अगर चाबी बनाता है तो उसकी चाबी सब एक जैसी होंगी लेकिन वो सेम नहीं होंगी, राइट। ऐसे ही हमारी जो ये दो टेक्नोलॉजी है सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब ये दो सिमिलर टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें एसडीएलसी जो मैंने राइट हैंड साइड एग्जांपल लिया है ये मोटा मोटा डेवऑप्स के केस की एसडीएलसी है, ऐसे मानो। और लेफ्ट साइड एजाइल है जो कि एजाइल ने कॉन्सेप्ट के तौर पे लाए थे। एक तरह से आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो एजाइल का आपने हमें सर्कल दिख रहा है वो आपकी थ्योरी है, और राइट हैंड साइड आपका प्रैक्टिकल है। अभी भी समझ नहीं आया? आलोक, हाँ बताओ, समझ आया नहीं आया? क्यों सर, अजाइल का तो ये अजाइल यूज होता है, सॉफ्टवेयर एसडीएलसी यूज होता है। तो थोड़ा हम इसमें अच्छा एक काम होता है, एजाइल को पहले कंसिडर कर लेते हैं कि एजाइल क्या है, इस तरीके से हम आगे दो स्लाइड और देखते हैं, एजाइल को और बेहतर तरीके से समझते हैं, राइट। तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, करेंगे इसको हम डेवऑप्स से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, राइट। अब देखो कैसे फर्क पड़ता है।
हम क्या करते हैं, जब हम काम करने चलते हैं तो मेथोडोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं एजाइल में। डेवऑप्स से बात नहीं है, एजाइल में हम करते हैं कि हम स्प्रिंट बना लेते हैं। स्प्रिंट पे हमारी वही साइकिल चलती है, प्लान, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, रिव्यू, लॉन्च, फिर वापस हम अगले स्प्रिंट पे चले जाते हैं और ये हमारी साइकिल चलती रहती है स्प्रिंट बाय स्प्रिंट हम इस पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन हमारी एजाइल में आती है, इसमें हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है डेवऑप्स से। बट ऑफकोर्स इंप्लीमेंटेशन आप डेवऑप्स की कर रहे हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जहां लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एजाइल के अंदर, स्प्रिंट वाला। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। साथ ही साथ उस स्प्रिंट के अंदर क्या होगा ये भी डिफाइंड कहा है, ये भी डिफाइंड है हमारा एजाइल के अंदर ही है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट ओनर या प्रोडक्ट ओनर उन चीजों को लेके आया कि क्या क्या टास्क है जिन पे काम होना है। कहां से पता लगेगा? सीनियर मैनेजमेंट से पता लगेगा या कस्टमर से पता लगेगा कि इस पे क्या क्या काम होना है। उसके बेस पे हमारा एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनेगा, जिसके बेस पे हम उस पूरे काम को, जो हमारे स्प्रिंट का टाइम है, मान लो कि अभी इसमें 1 हफ्ता है, स्टैंडर्ड लेके चल रहा है 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ते की हम एक हफ्ते की स्प्रिंट बना देंगे, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 एंड सो ऑन। अब मान लो कि ये प्रोडक्ट ओनर ने मीटिंग में डिसाइड किया टीम के साथ बैठ के, जिसको हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कहते हैं। अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजाइल, डेवऑप्स में ये चीज नहीं आती है, राइट? तो उसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि काम क्या क्या करना है, किन किन स्प्रिंट पे करना है। उसके बाद हम स्प्रिंट का बैकलॉग निकालते हैं। ये बैकलॉग में सारे टास्क जो होने हैं, जो हम करंटली नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्प्रिंट बैकलॉग में पड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम उसमें से कुछ टास्क निकालते हैं, अपने स्प्रिंट में डालते हैं। वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, छोटे छोटे लेवल पे, हर एक बंदे पे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करता है स्क्रम मास्टर। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो कई केसेस में स्क्रम मास्टर का रोल प्रोडक्ट ओनर ही लेकर देता है। और उसके बाद जब ये हमारी स्प्रिंट खत्म होती रहती है तो रोज की हम अपडेट डेली स्टैंड अप मीटिंग में देते हैं, बताते हैं कि हमने क्या किया, हमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है और हम आने वाले दिन में क्या करेंगे। उस डेली स्टैंड अप मीटिंग डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टीम वेरी करती है। अगर छोटी है, मतलब 3-4 लोग हैं, 15 मिनट में खत्म। थोड़ी सी बड़ी है, 10 लोग तक है, तो आधे घंटे की जाती है। और इसके बाद जब हमारा स्प्रिंट खत्म होता है तो हम स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं कि क्या हमने जो टास्क अपने लिए तय किए थे उन पे हम अमल कर पाए या नहीं कर पाए। और उसकी स्प्रिंट पे हम ये समझ पाते हैं कि राइट, ये हमने क्या कुछ किया है। एक और मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिव आता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब खुद के जो टास्क हैं, राइट, उनको हम और ढंग से समझते हैं, जानते हैं और ये समझते हैं कि क्या इसमें कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं आई, इसको क्या हम कोई बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। और उसकी मीटिंग के जो फीडबैक आता है, उसको फीडबैक को हम वापस डालते हैं अपने स्प्रिंट के नेक्स्ट स्प्रिंट के स्टार्टिंग में। अगर आप ये देखोगे, ये जो स्प्रिंट की जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये एजाइल का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम इसी लूप पे चल रहे थे ना, फीडबैक का स्प्रिंट जो हमने रिव्यू लिया था, रेट्रोस्पेक्टिव लिया था, वो ये आया और इससे हम वापस नई इसमें हमने मीटिंग करी और आगे हम बढ़ गए नेक्स्ट स्प्रिंट में। आलोक, अब थोड़ा क्लियर हो पाया? हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब अजाइल सर अपना ये हो गया कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेसर है, बाकी का ये
मेंटेनेंस और चीजों से उसको कोई मतलब नहीं, राइट? बिल्कुल, आप एजाइल के केस में, एजाइल के केस एजाइल के केस में एजाइल बिल्कुल, ने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उसको टेस्टिंग फेज में भेज दिया। उसका काम है कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करके आगे दे दिया। बिल्कुल। अब क्योंकि चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो वो चाहते हैं कि हम हर किसी को इंक्लूसिव, हर किसी को इंक्लूड कर लें। तो कॉन्सेप्चुअली मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग भी वो डालना चाहते हैं अजाइल के अंदर, कि वो भी स्प्रिंट का पार्ट बने। अब ऐसे समझ सकते हो, अजाइल बताता है कि कोड कैसे करना है, प्लस कोड कैसे लिखना है, राइट? मतलब जो पूरा पूरा कोड लिख के आखिरी में डिप्लॉय होगा सब कुछ, वो कैसे होना है, और वो खुद काम कैसे करना है इंडिविजुअल को, पर्सन बाय पर्सन। ये दोनों अजाइल का पार्ट है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 अजाइल के हैं सर। अब नहीं, टेस्टिंग हाँ, और मेंटेनेंस ये अनु, मैं अपनी बात मतलब मैं खत्म करता हूँ, उसको समझो पहले। जो मैं अपनी ये जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजाइल और डेवऑप्स से समझने के लिए, राइट? एजाइल ये बताता है कि कोड कैसे लिखना है, प्लस कोड की जो अलग अलग स्टेजेस होंगी वो क्या होंगी, जो कोड फ्लो करते हुए हमारा फाइनली प्रोडक्शन तक जाएगा। ये दोनों चीजें हमारी एजाइल में डिफाइन होती हैं। और कोड जो लिखा जाएगा और लिखने के बाद वो अलग अलग कहां कहां पॉइंट पे फॉलो करेगा, वो सब कुछ डेवऑप्स में आता है, एचडीएलसी का। अब क्लियर हुआ? जी सर। नहीं, अगर नहीं हुआ तो बताओ, फिर और कुछ बताऊंगा। सर मोस्टली हम एक ये चीज़ कह सकते हैं कि डेवऑप्स में हम जो काम करते हैं वो सारे अजाइल के मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं अधिकतर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर डेवऑप्स का पार्ट अजाइल है, अजाइल का पार्ट डेवऑप्स है? एजाइल का पार्ट डेवऑप्स है। अजाइल का पार्ट डेवऑप्स है। यस, क्योंकि डेवऑप्स में जो भी काम होता है वो अजाइल के मेथड से ही होता है सारा का सारा, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तक किसी को कोई भी कैसा डाउट? पहले बताओ कि ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला अब तक यस। किसी को कोई भी कैसा डाउट? ओके, अभी हम 2:20 तक का ब्रेक ले रहे हैं, 2:20 पे वापस मिलेंगे, राइट? और वहां से आगे क्लास शुरू करेंगे। यस।
हेलो, यस सर, चलिए आगे वापस। यस सर। चलो तो हम आगे शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो आता है, अब हम यहां से हमारा जो डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट थे, डेवऑप्स क्या होता है, अजाइल क्या होता है, डेवऑप्स हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या हमारी अलग अलग होते हैं, हमने उसको इंट्रोडक्टरी फेज में बेसिक्स उसके अब तक अंडरस्टैंड कर लिए हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को उतना सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट? राइट सर। किसी को कोई डाउट है? डाउट बताओ, डाउट किसी को डाउट है उसमें? अब तक जो तक हमने कवर किया है उसमें कहीं कोई डाउट? ग्रेट। अब हम शुरू करेंगे अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे, एकदम बहुत ही रूट लेवल से शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इवॉल्व हुआ है आईटी वर्ल्ड, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, और फिर हम उसमें किस तरह ऐसे घूम के आएंगे कि जो डेवऑप्स आया वो कहां से आया, किस तरीके से आया, राइट? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगले 39 मिनट्स के लिए आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझिए, जानिए, राइट, कि ये जो अब हम कवर करने जा रहे हैं वो कहानी क्या है, किस तरीके से है, हम कहां स्टैंड करते हैं, और आगे कहानी जो आने वाली है उसको आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, राइट? उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी आपको, राइट? या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप हिस्ट्री के बेस पे फ्यूचर खुद प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे आता है हमारे पास कि क्वेश्चन की व्हाई इज कंप्यूटर, राइट? तो मैंने उस दिन जब हमारी डबल क्लास चल रही थी तो मैंने पूछा था कि जो स्क्रीन में दिख रहा है बताओ क्या क्या दिख रहा है। तो अभी ये बताओ कि और कुछ समझ आया इसमें? मैं कुछ नाम लिए उस टाइम पे, आपको याद है कुछ कुछ चीजें? आप अगर अभी डिपिक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे कुछ इमेजेस को तो बताओ। सर ये पहले तो आपका वो था नागासाकी से हमारा ठीक है। दूसरी पिक में ये आपको बम बनाने की कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तीसरे अच्छा, में ओके। जो विस्फोट हुआ था ये नीचे ये अकेला घर बचा था। ये एक ठीक है। पिक में एक आपको कंप्यूटर कुछ कोडिंग वगैरह का वो टाइपराइटर दिख रहा है। ठीक है। और ये ऊपर से तीसरी पिक में ये कुछ कोडिंग वगैरह के बारे में बताते हैं, जो ये थर्ड पिक है। थर्ड पिक कौन से वाली? ये वाली क्या ये वाली? इमिटेशन गेम वाली सर। इमिटेशन गेम वाली, ओके ओके, ठीक है। तो देखो अब ओके, मोटा मोटा आपको अंदाजा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ करना चाहता हूं कि हम स्टैंड कहां करते हैं, राइट? और आज से 100 साल पुराने तक की बात बताऊंगा, 100 साल पहले से अब तक काम जो खड़े हैं कैसे पहुंचे, राइट? तो ध्यान से सुनना, कहानी बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हुआ क्या कि हमारा जो वर्ल्ड है न्यूटन के जमाने से, हमारा जो वर्ल्ड है वो दो मेजर लोग या दो मेजर कैटेगरी के लोग रूल कर रहे थे। जैसे कि आज की डेट में हम कहते हैं कि डेवलपर्स और एआई रूल कर रहा है, आपने सुना होगा। तो उस जमाने में जब ये जमाना शुरू हुआ था आज से 100 साल पहले, तब फिजिसिस्ट जो कि फिजिक्स के दिग्गज बंदे और मैथमेटिशियंस जो आप समझ चुके हैं, मैथमेटिक्स के दिग्गज लोग, वो रूल कर रहे थे। वो नई नई थ्योरीज निकालते थे, नए नए फॉर्मूले निकालते थे, नई नई चीजों को प्रूव करते थे, और उनकी हर कोई सुनता था, मानता था, आगे बढ़ता था। तो जो इस तरफ आपको इमेज दिख रही है, ये एक मशहूर फिजिसिस्ट है जिनका नाम है ओपेनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, राइट? ओपेनहाइमर पे एक अभी रिसेंटली मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा है वो मूवी रिलीज हुई ओपेनहाइमर नाम से? हाँ सर, देखा है सर, राइट? तो किसी ने मूवी देखी अब तक? नहीं देखी है बताओ। मूवी देखी नहीं है सर वो भी। कोई बात नहीं, अच्छा नाम तो सुना होगा, बाकी किसी ने सुना है नाम? ओपेनहाइमर नाम सर सुना है सर, नाम सुना है, राइट? थॉमस शेल्बी में जो शायद एक्टर है वो है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। तो वही वाला जैसे है कि बेसिकली, ठीक है, हम हॉलीवुड में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
सर बताइए। नहीं सर ओके, तो यहाँ पे ये ओपेनहाइमर है, तो इन्होंने परमाणु बम बनाने की विधि दी थी कि ये बनता कैसे है, इसको आप असेंबल कैसे कर सकते हो। थ्योरी किसी और ने लिखी थी, ऑफ कोर्स आइंस्टाइन ने बताया था, मैडम क्यूरी थी हमारी, मैरी क्यूरी, जिन्होंने बताई थी कैसे कैसे ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। हर किसी ने अपना अपना योगदान दिया, ये जो फिजिक्स थे जितना अपना योगदान दिया, ओपेनहाइमर ने अपने कॉन्सेप्ट लगा के एक मिला के बम बना दिया उस बम को, ताकि हम फोड़ सके, राइट। और आपको इतना बड़ा विस्फोट दिख रहा है, ये कई किलोमीटर ऊंचा होता है, और इसमें इसके दायरे में 300 मीटर के दायरे में जो कोई होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। इवेपोरेट, स्टील भी इवेपोरेट कर जाती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, राइट। और उस बाद कुछ 4-5 किलोमीटर जहां बैठे हो, इमेजिन करो 5 किलोमीटर तक सब साफ, नीचे इमेज दिख रही है, एक घर बच जाएगा, पता नहीं कौन सा घर बचेगा लेकिन सब जाएगा। इमेजिन करो कि जहां खड़े हो वहां पे बम पड़ गया तो, और ये जो बम होता है ये आपकी नॉर्मल कार जो होती है उसकी कार की साइज जितना बम होता है, और इतना मेजर डिस्ट्रक्शन कर देता है कि 5 किलोमीटर की एरिया में सब हर कोई मर जाएगा, और 11 किलोमीटर तक कोई जल जाएगा, कोई भुन जाएगा, कोई जो 5 से 11 किलोमीटर की रेंज में है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट था। अब ये मान लीजिए कि फिजिसिस्ट ने एक ऐसा चीज निकाली जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था, राइट। तो उनकी तो भाई वाहवाही होगी कि भाई अब यूएस को एक ऐसा वेपन मिल गया है कि जिन्होंने एक थ्योरी के बेस पे एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज बना के दे दी, राइट। इसके दौरान जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो ये जो ओपेनहाइमर वाली स्टोरी थी ये तो चल रही थी यूएस में, और इमिटेशन वाली जो कि एक और हमारे दिग्गज बंदे हैं एलन ट्यूरिंग जिनका नाम है, ये चल रहे थे यूके में। इनकी मूवी है जरूर एक बार ना, द इमिटेशन गेम, बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है। लेकिन इसकी स्टोरी को समझना, तो इसमें पहली बार कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी। ये नीचे मशीन आपको दिख रही है टाइपराइटर टाइप की, एनिग्मा बोलते हैं इसे। इसके थ्रू कुछ एनक्रिप्टेड ट्रैफिक या फिर एनक्रिप्टेड, आपने एनक्रिप्टेड वर्ड सुना होगा सभी ने, आई सपोज टेलीकॉम वाले बंदे हैं, एनक्रिप्टेड तो सुना होगा, एनक्रिप्शन क्या होता है, राइट, क्या होता है, राइट। यस सर सुना। यस, तो इसमें वो किसी तरीके से अंकित जी, यस ओके, तो इसमें थोड़ा सा क्या करते थे वो कि एनक्रिप्ट करके ट्रैफिक आगे भेज देते थे इसकी मदद से। और बीच में जर्मन जो बात करते हैं, जर्मन ने ही बनाई थी एनिग्मा मशीन, और किसी को पता नहीं लग पाता था कि क्या हो रहा है। तो फिर एलन ट्यूरिंग ने उसका तोड़ निकाला। पीछे जो आपको सर्कल सर्कल दिख रहे हैं कई सारे, राइट, ये जो सर्कल है ये एक तरह से कई सारे ट्रांजिस्टर हैं। इसकी मदद से, ट्रांजिस्टर नहीं मैकेनिकल है ऑल दो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वही है जो उन्होंने बनाए थे, और जिसकी वजह से इसको उन्होंने अनएनक्रिप्ट कर दिया था और लगा पाए थे कि कहां पे विस्फोट होने वाला है, कहां पे कोई अटैक होने वाला है। इसी दौरान ये तो थे, मतलब क्या था, ये थे अपने फिजिसिस्ट, ये थे हमारे मैथमेटिशियन जो कि कंप्यूटर फेज में आना शुरू कर रहे थे। और एक और, इनका नाम सुना आपने, इनकी शक्ल देखी कहीं पे, ये किसी को पहचान में आ रहे हैं, ये कौन है? अरे क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये रामानुजन है। तो हमारे भारतीय मैथमेटिशियन जिनको अलग से बुलाया गया था, चेन्नई के रहने वाले हैं, आप उनके बारे में पढ़ेगा, बहुत सही है, राइट। इनकी मूवी बनी है, आई थिंक मूवी का नाम द थ्योरी ऑफ इन्फिनिटी करके है, ऐसे कुछ है, राइट। इन पे जो मूवी बनाई गई है, तो इस पे आप देखोगे तो इन्होंने मैथमेटिशियंस ने वो कॉन्सेप्ट को लाए थे, थ्योरी लाए थे कि इसको हम एग्जीक्यूट करें तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला लाए थे जो अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के पढ़े होंगे कैलकुलस के अंदर। अलजेब्रा इक्वेशंस में जब आप ऐड करते हो, सभी कुछ मैथमेटिशियंस ने बनाया है। लेकिन इनके पास लिमिटेशन क्या होती थी कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी इक्वेशन होती थी, उसको ये सॉल्व करने, हाथ से सॉल्व करने बहुत समय जाता था। तो एक बहुत बड़ी नीड बनी दोनों फिजिसिस्ट के लिए और मैथमेटिशियन के लिए, प्राइमरी मैथमेटिशियंस के लिए, कि वो एक ऐसा कोड लिख दे, ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती हो जो कि कुछ उसमें हम बस बता दे कि भाई ये काम करना है और वो उसका आउटपुट फटाफट करके दे दे, राइट। कुछ ऐसी मशीन की रिक्वायरमेंट आई। ये कहानी समझ आई कि रिक्वायरमेंट कहां आई एग्जैक्टली, राइट। तो कहानी ये कहती है कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट यहां पे आई कि कोई ऐसी एक चीज जिसको हम इंस्ट्रक्शंस बता दे कि भाई ऐसे कुछ कर दे, और वो फटाफट उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें आउटपुट दे दे, राइट। तो
अब हम देख लेते हैं कि भाई वो मशीन अगर होगी तो होगी कैसी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भाई तो हो गया, अभी बताओ कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो कंप्यूटर जब शुरू में निकले थे, ये कस्टमर बेस्ड कंप्यूटर है, जो मतलब कंज्यूमर बेस्ड जो आया था, जो निकले थे ना, एप्पल वगैरह निकाला था या शुरू में IBM ने निकाला था, ये तभी के हमारे देखा जाए तो कंप्यूटर निकले थे। अंकित आपको कुछ कहना है? हेलो, अरे ओके सर आपका अनम्यूट हो जाता है क्या अपना अभी? मुझे लगा आपको कुछ कहना होगा। खैर, आप इस पे ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ पॉइंट कहना होगा तो प्लीज फील फ्री टू स्पीक। सभी के लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो इसने इनिशियली ये वाला कंप्यूटर बनाया था। अब इस कंप्यूटर की क्या क्या चीजें होंगी, अब आपने अगर प्रोसेसर कभी खोल के देखा हो अपने पुराने कंप्यूटर का, तो उसमें ये दिखता है, ये सोने की है सब कुछ, जो आपको सर्कल दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, राइट? तो इसमें ये एक प्रोसेसर नहीं होगा जो कि हम इंस्ट्रक्शन से बताएं कि भाई ये काम कर दे और वो उस काम को करना शुरू कर दे, राइट? अगर मैं उसे कह रहा हूं कि 5 + 6 बता दे, तो उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दे कि 5 + 6 = 11। तो जो दिमाग लाएगा, जो दिमाग आता है इस पॉइंट पे, राइट, सॉल्व करने वाला, वो होगा प्रोसेसर, जो कि उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। अब जब उस इक्वेशन को सॉल्व जो कर रहा है, उसके पास कहीं से डेटा भी रहेगा जिस चीज को सॉल्व करना है। भाई कहीं पे तो 5 भी स्टोर होगा, कहीं पे 6 भी होगा, कहीं पे प्लस साइन भी स्टोर होगा कि हमें प्लस करना है, राइट? वो जो सेव होता है, ये छोटी चीज, ये सेव होगी हमारी मेमोरी में, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। आपने अगर कोई अपना पुराना कंप्यूटर खोला तो इस तरह की रैम दिखती है, देखिए किसी ने से खोल के? यस सर। राइट? तो इस पे आपके अलग अलग ये आपको दिखेंगे कि हाँ, इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो पहले इसमें मेमोरी में लोड हो जाते हैं, और वो बिट बाय बिट, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोसेसर आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है, कि वो मेमोरी से निकल के प्रोसेसर के पास जाते रहते हैं और उनको वो सॉल्व कर करके मेमोरी में वापस स्टोर करता रहता है, राइट? तो ये दो आपस में बहुत फटाफट बात करते रहते हैं, राइट? तो एक हमें मेमोरी चाहिए जिसमें कि करना क्या है, राइट? और प्रोसेसर बताएंगे प्रोसेसिंग, जिसमें कि वो उस प्रोसेस को फटाफट सॉल्व करके देगा। अब हमें अगर बड़ी इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि ये मेमोरी बहुत छोटी होती है, तो अगर हमें कोई बड़ी इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए, राइट? तो वो Seagate की हार्ड ड्राइव है, आपने देखी होगी। तो इसमें हम बड़े इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई हमारे 10 करोड़ लाइन है जो कि एग्जीक्यूट होनी है। तो इसमें क्या होगा, शुरू की 10 करोड़ में से शुरू की 1000 लाइन, फॉर एग्जाम्पल, राइट, एज्यूम कर रहा हूं, रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं वैल्यू। तो 1000 जो है इसमें से उठ के प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें से फेच करवा के मदरबोर्ड के थ्रू मेमोरी में लोड करवा देगा। मेमोरी में वो लोड हो जाएगा जो इनिशियली 1000 लाइन एग्जीक्यूट होनी है। अब उन 1000 लाइनों को वो लाइन बाय लाइन या फिर बंच ऑफ लाइन, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोसेसर कितना बड़ा है कितना हैवी है, उसमें से उस डेटा को लेगा, प्रोसेस करेगा और वापस मेमोरी में लोड कर देगा। जब ये 1000 लाइन एग्जीक्यूट होगी और नई वैल्यूज आ गई, तो ये मेमोरीज उस पूरे डेटा को कहीं पे सेव करेगी, राइट? और फिर नई लाइन ऑफ कोड उठाएगी और वो मेमोरी में लोड होगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। कायदे से तो ऐसा होता है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास देखा होगा कि आपके जो लैपटॉप भी होंगे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB इतने बड़े हैं, तो कहते हैं कि पूरा पूरा इसमें ही कर लो, जो भी करना है लोड करते रहो। हम पैरेलली कई सारी चीजें चला देते हैं। तो वो पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में बहुत छोटे साइज में हमें बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं जो कि बड़ा बड़ा काम कर सके। बड़ा अच्छा प्रोसेसर, अच्छी मेमोरी, अच्छी स्टोरेज, फास्टर, कम से कम लेटेंसी में ज्यादा हम डेटा भेज सके, राइट? इस तरह की हमें स्टोरेज चाहिए होगी। तो डेवऑप्स में भी, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि डेवऑप्स में भी जब आप एक सिस्टम डिजाइन करेंगे तो आपको स्टोरेज कैसी चाहिए? स्टोरेज आपकी कैसी होनी चाहिए जो कि जैसे मैंने अभी कहा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा का लेन देन हो सके। कम से कम समय कैसे नोट करोगे? लेटेंसी की मदद से, राइट? लेटेंसी क्या होती है? एक तरह से मान लो कि एक टाइम की एक वैल्यू होती है जिससे हम ये नोट कर पाते हैं कि कोई भी छोटा सा जो डेटा था उसको आने में कितना टाइम लगा, राइट?
तो लेटेंसी कम से कम होनी चाहिए, यानी टाइम कम से कम लगना चाहिए, और डेटा ज्यादा से ज्यादा टू एंड फ्रो आना चाहिए स्टोरेज से। तो इस तरह का हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा स्टोरेज का। प्रोसेसिंग की बात की जाए तो प्रोसेसिंग आज की डेट में मोटी मोटी 3 तरह की यूज करती है। कोई बता सकता है प्रोसेसिंग, अगर किसी को अंदाजा है कोई बताना चाहेगा प्रोसेसिंग कौन कौन सी तरह की होती है? एनीवन? सर है ना कॉल पे? ऐसा तो नहीं है कि कॉल पे नहीं है। सर है। ओके सुनील आप बताना चाहेंगे? यस सुनील आप बताना चाह रहे हैं? ओके कोई बात नहीं। तो प्रोसेसिंग जो 3 तरह की होती है, आपने सीपीयू सुना होगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, राइट, जो कि प्रोसेसिंग करता है, राइट। सुनील आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं? यस। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये एक जनरलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि लगभग सारा काम कर लेती है। किसी तरह का काम स्लो करती है, किसी तरह का काम तेज करती है, लेकिन काम सारे कर लेती है। तो इसलिए हम उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट सीपीयू बोलते हैं। दूसरी तरह की जो हमारी प्रोसेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी मदद से हम ग्राफिकल डेटा को अच्छी तरीके से रीड और राइट कर पाते हैं, उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं प्रोसेसिंग में, राइट। और जो तीसरा आता है, जैसे ग्राफिक कार्ड जो यूजुअली लगते हैं, वो लगते हैं हमारे जब आपने सुना होगा कि प्ले स्टेशन होता है, या फिर एक्सबॉक्स होता है, या फिर निंटेंडो होता है, जिसमें कि आप गेम्स खेलते हो, तो उसमें ग्राफिक्स बहुत चाहिए, उसकी ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चाहिए। तो उस तरह के जब अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में चले गए कल की डेट में फॉर इंस्टेंस, तो वहां पे आप जीपीयू जलाओगे, राइट। फिर जो तीसरा आता है वो आता है टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टेंसर आप मोटा मोटा ये समझो कि जो हमारी एमएल ऑपरेशंस होते हैं उसको जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे टीपीयू काम आते हैं, राइट, उसको फटाफट एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। कल की डेट में हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो एक और हमारा एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्वांटम कंप्यूटर समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर आई सपोज आप सभी ने सुना होगा, कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ सुना है या नहीं सुना है? सुना है सर। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अगेन कुछ पर्टिकुलर तरह की हमारी चीजें होती हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है चलने का, तो जिस तरीके से वो हमारी कंप्यूटेशन कर देता है। तो इस तरह के हमारे मोटे मोटे प्रोसेसर्स होते हैं। और मेमोरी हमारे से साइज पे अगेन लेटेंसी, कम से कम लेटेंसी में, क्योंकि ये वापस डेटा स्टोर कर रही है, कम से कम लेटेंसी में ज्यादा से ज्यादा डेटा खींच लो और ज्यादा से ज्यादा डेटा राइट कर लो, और कितनी बार भी राइट कर लो, और मैं किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकता हूं। इसी वजह से नाम है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रैम जो हम इसको बोलते हैं, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर को जो चीज बनाती है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मोटे मोटे अगेन 4 तरीके के होते हैं, राइट। पेरिफेरल पहला हमारा कीबोर्ड हो सकता है, जिसकी मदद से हम टाइप करके कंप्यूटर के प्रोसेसर को बताते हैं कि ये मैं टाइप कर रहा हूं, राइट, या माउस क्लिक करते हैं। आउटपुट में हमारा मॉनिटर हो सकता है, राइट, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकते हैं, जिसमें कि हमें मिलता है, पता लगता है कि जो हमने बताया है कंप्यूटर समझ के वापस कर दिया है, राइट। स्टोरेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और चौथा है कम्युनिकेशन, जो कि आपकी इथरनेट केबल, वाईफाई, ये सारी जो चीजें आती हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ जाता है, जिसमें कि हम ये मोटा मोटा समझते हैं कि अगर हमें अपना डेटा कहीं दूर बैठे इंसान को, जैसे हम बात कर पा रहे हैं, हम दूर दूर बैठे हैं, लेकिन कंप्यूटर इतना समझदार है, इतना तेज है हमारा नेटवर्क कि लिटरली रियल टाइम में आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं पे 1 सेकेंड का जहां पे अच्छी स्पीड होगी, कहीं कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 5 सेकेंड का भी डिफरेंस हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं आप तक एक्चुअली पहुंचने में, राइट। तो इस तरीके से चीजें मोटी मोटी कंप्यूटर में होती हैं। ये आपको समझ आया? यहां पे कोई भी कैसा भी डाउट कि कंप्यूटर क्या होता है?
नो सर। ओके ओके, थोड़ी हिस्ट्री और जान लेंगे। अब हम लैंड कर रहे हैं थोड़ा सा किस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, कि हमारा शुरुआत किसने की थी, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वाली बुक देखिए, किसी ने अगर देखी हो ये वाली बुक, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक है ये। यस सर, यस सर, देखी है? यस सर। ये अच्छा, तो ये किसने लिखी है? अब बोला जाता है कि भाई किसने लिखी है, तो नाम दिख रहा आपको नीचे, लेकिन ये ज्यादा कि बोले हाँ बोलो बोलो। मैंने बाला गुरु स्वामी करके एक राइटर थे, उनकी देखी थी पहले, इसका एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। वो रेड कलर की होती थी सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बालागुरु स्वामी बुक थी वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। उसमें मतलब एक Yes, sir. इंडियन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके इसी बुक को बालागुरु स्वामी ने अच्छे से इंटरप्रेट किया, और ताकि हम सभी को समझ आ जाए इजी वे में। लेकिन इनिशियली ये एक्चुअली बुक लिखी थी डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची जो थे शुरू के उन दिग्गजों में से हैं, कुछ 2 या 3 थे, जिन्होंने एक्चुअली पहला कंप्यूटर, वर्किंग कंप्यूटर और वर्किंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, राइट। तो इसमें अगर हम समझें कि डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, अब हम इसका नाम सी ही क्यों है ये भी समझेंगे, लेकिन इनिशियली ये सी लैंग्वेज जो बनाई, इसकी मदद से ओएस लिखा। उस ओएस का नाम दिया यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स। और उस यूनिक्स में आज की डेट में चीजें चल रही है काफी हद तक। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, अभी आपको आवाज साफ आ रही है मेरी? नहीं सर, हमें साफ आ रही है आवाज। आपके साथ प्रॉब्लम Clear है है। हेलो, ओके ओके, आलोक सपोज आप इन पे दिक्कत ना हो, ग्लिच मेरे पास ही कुछ इशू होगा सर, सबकी आवाज ऐसी आ रही है। मैं डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, आप कर लीजिए मिनट। ओके, अब आलोक का मिस हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अरे वापस आ गया आलोक। यस आलोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अब सही है। चलो ग्रेट। तो डेनिस रिची ने लैंग्वेज बनाई सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज से बना यूनिक्स, और यूनिक्स जो था उसकी जो मैंने कहा एजाइल है, प्रैक्टिकली जब आए तो डेवऑप्स पे आए। ऐसे ही हर चीज की पहले थ्योरी लिखी जाती है, जिसमें भी गो थ्रू कर रहे हैं, और उसके बाद आएंगे प्रैक्टिकल, राइट, जिसमें प्रैक्टिकल में लैंड करेंगे। तो इसकी थ्योरी जब लिखी गई थी उसको नाम दिया था पोसिक्स, POSIX, राइट। पोसिक्स लिखा गया था इनिशियली। उसमें सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा तो कैसे बनेगा। जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो या एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में आज की डेट में, वो इनिशियली कहीं ना कहीं पोसिक्स से ही डिराइव्ड है, राइट। तो जो सबसे पहला उससे ओएस बना था, जो कि इन्हीं लोगों ने बनाया था। आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये जो है बाल वाले और एक गंजे, राइट, बाल वाले ये रिची, अपने डेनिस रिची, और ये दूसरे दिग्गज हमारे केन थॉमसन, अगर आपने इनका नाम ना हो तो केन थॉमसन ज्यादा तेज थे देखा जाए तो एक तरह से। डेनिस रिची नहीं थे, लेकिन इनके जो थे लिखने के अच्छे थे, एक्सप्लेन करने के अच्छे थे। लेकिन केन थॉमसन टेक्निकली बहुत अच्छे थे और इन्होंने बहुत से काम किया, और एक कंप्यूटर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान दिया, या ओएस बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। क्योंकि हार्डवेयर तो मोटा मोटा समझ गए कि हार्डवेयर में तो मोटी मोटी हमारी 3 या 4 चीजें आएंगी, राइट। उसके ओएस को बनाने के लिए हमारी अलग अलग चीजें आती हैं, तो उसका पहले स्टैंडर्ड लिखा गया, जिस स्टैंडर्ड का नाम पोसिक्स लिखा। उस पोसिक्स के बेस पे सी लैंग्वेज की मदद से यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, राइट। और उस यूनिक्स को फिर आगे बढ़ता गया। अब हम उसकी स्टोरी पे नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, यूनिक्स के साथ क्या हुआ। लेकिन पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया वो यूनिक्स लिखा गया सी लैंग्वेज की मदद से। इससे पहले बी लैंग्वेज आई थी, और उससे पहले कई लोग कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ए भी एग्जिस्ट करती थी। ये पहले ए थी, फिर बी आई, और फिर फाइनली सी आई। कई लोग ए को असेंबली लैंग्वेज से भी रिलेट करते हैं। ज्यादा रिलेट मत करना इस चीज को कि असेंबली क्या होती है, कैसे होती है, उसको रहने दो। लेकिन फिर बी लैंग्वेज आई थी, और फिर फाइनली सी आई थी। तो अगर आप, ये मैं बताने का मोटिव क्या है
कि आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो आप ये पाएंगे कि पहले अल्फा रिलीज आता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, राइट, जिसको हम ए से नोट कर सकते हैं। फिर बीटा रिलीज आता है जिसको हम बी से नोट कर सकते हैं। और फिर गामा जो होता है, जो कि गामा नहीं होता लेकिन बीटा के पास हम बोल देते हैं कि अब स्टेबल रिलीज है, और वो फाइनली वो रिलीज बन के डिप्लॉय हो जाता है, राइट। तो वो जो इनिशियली इन्होंने लिखा था, इनिशियली जो इन्होंने कहा था कि हमारा ए बी सी बनेगा, वो आज की डेट में अल्फा बीटा और स्टेबल है, राइट। तो इन्होंने ही जो लिख दिया था इनिशियली, यानी इन्होंने काम किया था लेट 1980s में, और आज की डेट में ऑल्दो एआई के आने के बाद हम शायद मॉडिफाई कर जाएंगे और हमने कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन इन्होंने जो लिख दिया था उसी के अराउंड हमने मोटे मोटे चेंजेस किए हैं, उसी को फॉलो करते हुए सब कुछ। तो ये इतने बड़े लोग थे, ये मान लो, राइट। इसके बाद अब ये बताओ कि इस फोटो में जो आपके सामने आई है, इसमें आप कितने लोगों को पहचानते हो? कोई पहचानता है? दो को पहचानते हैं। दो लोग, दो लोग, बताओ, नाम बताओ। बिल गेट्स और सत्या नडेला। नो, सत्या नडेला नहीं, स्टीव जॉब्स। यस यस यस, बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, तो ये भाई ये है इनकी, हाँ ये बैकग्राउंड नॉइस कहां से आ रही है, ओके। तो ये अब हम यहां से देख रहे हैं कि पहले हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं स्टीव जॉब्स दिख रहे हैं, जिन्होंने यूनिक्स को खरीद लिया और नाम बनाया, नई कंपनी का नाम रखा है एप्पल, राइट। एप्पल नाम की कंपनी बनाई, उसके पीछे कहानी कि एप्पल क्यों रखा है, और उसकी कहानी इंडियन कहानी है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम मोटी मोटी के थ्योरी में ज्यादा घुस जाएंगे और हमारे पास टाइम कम है। तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल नामी कंपनी बनाई, यूनिक्स को खरीद लिया, बोला कि ये अपना है, और बोला कि मैं बेचूंगा महंगा कंप्यूटर, लेकिन ऐसा बेहतरीन कंप्यूटर जो कि हर कोई एक्सेस तो नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्सेस किसके पास पहुंच गया वो उसको बेहतरीन तरीके एक्सेस कर सकता है, उसमें उसको कोई इशू नहीं आएगा। मतलब इसने मोनालिसा बना दिया उसका कंप्यूटर का, कि मैं एकदम ऐसे करके बेचूंगा, सुंदर टिकाऊ एकदम, कि भाई कुछ खराब ही ना हो जाए उसमें। इसने वो वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की, ठीक। और स्टीव जॉब्स ने यूनिक्स खरीद लिया। अब क्योंकि पोसिक्स तो लिखा हुआ था पहले, स्टैंडर्ड तो लिखे थे और हर किसी को पता था उसके बारे में, यूनिक्स नहीं पता था, क्योंकि यूनिक्स में कोड लिखा हुआ है, हर कोई रीड नहीं कर पा रहा, राइट। तो उसमें क्या किया, आए बिल गेट्स ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से कंप्यूटर तो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक अपना अलग से नया बनाया, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी में विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। स्टैंडर्ड कहां से लिया, पोसिक्स से, कुछ पार्ट इससे चुरा लिया, जिसमें आज भी वो लड़ते रहते थे जब तक जिंदा थे स्टीव जॉब्स। लेकिन आप देखो ना 2001 के आस की जो वो है, मतलब उनको जेल भी जाना पड़ा था, ऐसे कुछ हो गया था अपने बिल गेट्स को, लेकिन फाइनली पैसे दे के बाहर निकल गए थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया विंडोज नाम का, जो कि आज की डेट में बच्चा अगर पहले कंप्यूटर जाता है पहले यूज करने के लिए, विंडोज ही यूज करता है, राइट। आज भी विंडोज यूज कर रहे होंगे, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से रीचेबिलिटी बढ़ाई दूर दूर तक की, कि हर किसी को पता लग पाए, हर किसी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाए। अब यहां तक कि आप जो यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, कितने लोग हैं जिन्होंने विंडोज को खरीदा है? क्या मानते हो, है कोई जिसने विंडोज खरीदी है, या पायरेटेड वर्जन? पायरेटेड विंडो यूज करो, बिल्कुल आप सभी पायरेटेड भाई लाइसेंस वर्जन। ओके। तो अगर देखें तो मेजर वो है जिन्होंने पायरेट के थ्रू वो चीज एक्सेस की है। अब क्या लगता है कि विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स है, उनको इस बारे में पता नहीं कि मस्त बेच रहे हैं? लेकिन वो ये कहते हैं कि जब कोई आदमी कंप्यूटर सीख रहा है तो सबसे पहले वो विंडोज पे सीखे, पायरेट सीखे कोई बात नहीं, लेकिन सीखे। और जब वो काम करने जाएगा इंडस्ट्री में तो बोलेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए विंडोज, क्योंकि मैंने उस पर काम किया है और ये कंपनी से पैसे लेंगे। वो नहीं मांग रहा मैक, वो या फिर एप्पल का जो लैपटॉप है,
वो मांग रहा है विंडोज, और यहां से कमाई हो रही है बिल गेट्स की, और बिल गेट्स ने दबा के पैसे छापे इस चक्कर में, और आज ही छाप रहे हैं। लत पड़वाना होता है ना, तो लत पड़वा दी विंडोज की, और उसके बाद बेच रहे हैं मस्त अपने ही। जब इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो हम विंडोज यूज कर रहे हैं, तो वहां से पैसे खींचते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बंदा और है, और आप सब कह रहे थे कि आपको या किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इस बंदे का नाम है लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनस जो बंदा था, इनके नाम पे रखा हुआ है लाइनेक्स। अब भाई ये जो दो बंदे थे, एक ने तो क्या किया, बोला कि मैं बनाऊंगा मोनालिसा कंप्यूटर की, और किसी को नहीं दूंगा, जिसको दूंगा बहुत महंगा दूंगा। तो महंगे महंगे आदमी उनके पास रहेगा, गरीबों को कोई मतलब नहीं। इन्होंने बोला कि मैं गरीबों को भी दूंगा, लेकिन यहां पे ये बंदे आए, उन्होंने बोला कि गरीब को भी दे दोगे, अमीर को भी दे दिया, लेकिन ये चीज तो ऐसी है जो कि बहुत रिवॉल्यूशनरी है, और हर किसी के पास इसका एक्सेस होना चाहिए। तो आई लिनक्स, जो आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट है, आप सबने लाइनक्स का नाम सुना होगा। तो लाइनक्स आया, और लाइनक्स जो इन्हीं बंदे के नाम पे, मतलब लाइनस का बन गया लाइनक्स, जो यूनिक्स से रिलेट करता है। लाइनक्स नाम का बना दिया नया ऑपरेटिंग सिस्टम, किस पे, पोसिक्स पे, जिसका जो थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी पे नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लाइनक्स नाम से, और बोला कि ये है फ्री, जिसको यूज करना करो। सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, अगेन यार प्लीज अपने माइक्स को, या थोड़े अगर ऐसा कुछ है, कुछ कहना चाह रहे तो प्लीज इंटरप्ट करो, लेकिन ऐसे इंटरप्ट मत करो यार बिना कुछ कहे, राइट। खैर, अब क्या हुआ, लाइनस टोरवाल्ड्स जो थे, ये वही बंदे हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके बोला कि मैं कोर कर्नल समझेंगे हम, कर्नल क्या होता है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दिमाग है। मतलब अब क्या था, हमने हार्डवेयर में जो है सीपीयू होता है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दिमाग होता है उसको हम कर्नल बोलते हैं। कर्नल कोर, राइट, दिमाग जो कि एक्चुअली चल रहा है, जो कि बताएगा कि कब कौन सा कैसे काम करना है, वो मेन दिमाग कर्नल, इन्होंने वो डिजाइन किया, और आज भी डिजाइन कर रहे हैं, नए अपडेट लेके आते हैं, राइट। 1992 या 3 में शायद इन्होंने शुरू किया था, इफ नॉट अर्लियर देन दैट, और वहां से अब तक हर बार नई तरीके से उसको अपडेट करते हुए नए नए लिनक्स के वर्जन लेके आते हैं। इसमें इन्होंने इतने प्यारे तरीके से सब कुछ डिफाइन किया है, सब कुछ इतनी बार गुजर चुके हैं इस चीज से लाइनक्स जो है, और इनकी जो टीम है। तो इन्होंने मतलब जब वो कर्नल बताया, तो इसके अराउंड बड़ी बड़ी कंपनी जो है, रेड हैट, आपने एंटरप्राइज का नाम सुना होगा, इन्होंने वो कर्नल बोला कि आप हमें कर्नल की एक्सेस हमें भी दे दो, उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसके पैसे आपको दे देंगे कि हमने आपका कर्नल यूज किया और हमसे बेचने आगे, तो हम उसके पैसे आपको दे देंगे। तो इनकी कमाई ऐसे हो जाती है। तो इनिशियली इन्होंने बनाया था ये लिनक्स, जिसमें पेंगुइन बनी हुई है, और फिर रेड हैट ने, डेबियन ने, सेंटोस ने, आर्च लिनक्स ने, मोटा मोटा ये चीज वहां से ली, इनकी कर्नल लिया, उसको मॉडिफाई किया और आगे बेच दिया या फिर फ्री में दे दिया। अब आप देखोगे तो जो उबंटू है, उबंटू नाम सुना होगा कई लोगों ने? यस सर। राइट, सुना है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उबंटू जो है वो एक्चुअली क्या किया कि कर्नल बना दिया, जो कि मेन कोर है, दिमाग है, उसके ऊपर मोटी मोटी कुछ चीजें लिख दी और बन गया डेबियन। इस डेबियन के ऊपर उन्होंने फर्दर मॉडिफाई किया और बना दिया उबंटू, राइट। तो मतलब अब क्योंकि सब कुछ ओपन सोर्स था, तो हर किसी ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी, राइट। एक कहानी थी जिन्होंने बोला कि यार हम तो सब कुछ अपना कोड से बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए। अब भाई इन्होंने के पास तो बड़ी बड़ी टीम थी, हर ओपन सोर्स के पास भी अपनी टीम थी। फेडोरा बाय द वे रेड हैट का ही ओपन सोर्स सॉल्यूशन है, राइट। रेड हैट कंपनीज को बेचता है और ओपन सोर्स को कंप्यूट करने के, मतलब ओपन सोर्स एक बहुत आज की डेट में मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है, जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी चीजों में ताकि हर किसी तक वो चीज पहुंच पाए। सेम आइडियोलॉजी जो लाइनक्स की थी फॉलो करते हुए, तो रेड हैट ने फेडोरा को जो ओपन सोर्स दे दिया कि अपना सिस्टम है, आप फ्री में यूज कर लो। लाइनक्स फ्री है ना, चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन फ्री है,
ऐसी उबंटू भी आज की डेट में फ्री है। कुछ टाइम बाद, आज से मैं मानता हूँ 6-7 साल बाद ये बेचने लग जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा जो है अभी आज की डेट में फ्री है। आज लिनक्स की हम बात करते हैं। आज लिनक्स क्या है? आज लिनक्स आर्किटेक्चर लिनक्स भी बोलते हैं इसे। ये मोटा मोटा हम इसको मतलब कर्नल के ऊपर कुछ भी कस्टमाइजेशन के बेस पे हम हर चीज मॉडिफाई कर सकते हैं, तब जो लिनक्स तैयार होगा पूरा कम्युनिटी के बेस पे। लाइक हर चीज मॉड्यूलर है, हर चीज हम तोड़ मोड़ के इधर उधर चिपका सकते हैं इसके ऊपर। तो फाइनल तैयार हुआ, आज लिनक्स तैयार हुआ, जो कि हम कर्नल के ऊपर, जो कि बस दिमाग है, उसके बेस से पूरा शरीर हमने डिफाइन कर दिया। राइट। एक हमारी आए थे, ये अगर लोगों आपने यूजली शायद नहीं देखा हो अब तक, ये गरुड़ा नाम से ओएस आया था, एक इंडियन ने ही बनाया है, सिक्योरिटी के लिए बनाया था। गरुड़ा नाम का, स्पेशली आपने काली का इनकेस नाम सुना हो, वो भी डिपेंड बेस है। ऐसी गरुड़ा आया था, वो भी हमारा शायद डिपेंड बेस है। राइट, जो कि मोटा मोटा सिक्योरिटी स्पेसिफिक ओएस है। राइट। हम जो इतनी देर से कर्नल कर्नल कर रहे थे, कर्नल का क्या मतलब है? कर्नल बीच में बेसिकली दिमाग आता है, हमारी हर एक एप्लीकेशन ऊपर से चलती है, बात करती है कर्नल से, और कर्नल की जिम्मेदारी है अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस से बात करना, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे डिवाइसेस हो, अलग अलग कोई भी, उनसे बातचीत करना कि भाई किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और आगे पुश करना। राइट। अगर हम मोटी मोटी जब तक हमने कहानी बताई थी अलग अलग, इसमें देखें तो भाई रिसर्च शुरू हुई थी लाइनक्स की कहीं पे, उससे बीएचडी निकली। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज का, आपने बर्कली का नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड का नाम सुना होगा, हर किसी ने अपना ओएस निकाला था। राइट। तो इसी के यूनिक्स की एक बीएचडी ब्रांच निकली थी, उससे सन सोलारिस निकला। सन ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स नाम की इन्होंने वो बनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया, उसमें डार्विन आया, अलग निकल गया। फिर एक मैक ओएस आया, इस मैक को एप्पल यूज करे जो खरीदा हुआ है। फिर गनू निकला इससे एक, जिसके इस पे लाइनक्स आया, जो लाइनक्स टूल्स यूज कर रहे हैं। फिर यूनिटी कमर्शियल लिनक्स निकला, जो कि सोलारिस, एचपी वगैरह, आयरिस वगैरह यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। एक इससे एक और जो बीएसडी आया था, मतलब इन्होंने क्या किया, डेवलप किया, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप है, स्क्रैच से शुरू नहीं किया, वो क्या किया कि जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर फर्दर कुछ और बनाया। डेवऑप्स भी यही कहता है कि आपको यही काम करना है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है फिर से नहीं बनाना है। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। एक बार जो बन गया उसको आप फिर से यूज करो और आगे बढ़ो। राइट। फिर हमारा इसमें है, हम उसमें और उसको बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। तो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, अच्छा इससे पिछली स्लाइड तक की सबको क्लियर है, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, आपको ये मोटी मोटी कहानी समझ आ रही है ना कि ये किस तरह चल रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके? ओके। तो इसमें जो कर्नल आया, अब क्या होगा कि एप्लीकेशन बात करेगी जैसे कर्नल से, इसमें फर्दर बाइफिकेटेड है वही सारी चीजें कि इसमें सिस्टम कॉल जाती है, सिस्टम कॉल कैसे जाती है, बीच में हमारी गनू लाइब्रेरी कैसे होती है। मतलब लेंस को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गनू जो आया पिछले डायग्राम में देखा, गनू था, वो गनू क्या आया, कैसे आया। लेकिन मोटा मोटा देखें तो एप्लीकेशन जो है कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू सिस्टम कॉल, यानी सिस्टम कॉल मतलब जो कर्नल से कोई बात करेगी एप्लीकेशन, तो एक सिस्टम कॉल इनिशिएट करेगी। राइट। आपकी जैसे आपने टेलीकॉम में देखा होगा कि आपकी एक कॉल जाती है, तो ऐसे ही यहां से कॉन्सेप्ट आया था जो कि टेलीकॉम में बाद में इंप्लीमेंट हुआ। राइट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया था कि हम एक सिस्टम कॉल भेजेंगे कर्नल के पास, वो कर्नल नीचे बताएगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर से जो समझ के आएगा वो वापस उस सिस्टम कॉल का रिस्पॉन्स दे देगा ऊपर एप्लीकेशन को। राइट। अब इसमें आपका यहां पे देखा जाए तो कोर इसमें हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के अराउंड आपका कर्नल आता है, कर्नल के ऊपर आपकी कई सारी कमांड चलती हैं अलग अलग तरीके की, और उसके ऊपर आपकी कह सकते हैं कि कई सारी एप्लीकेशन, जैसे कि स्प्रेडशीट, आप एक्सेल शीट यूज करते होंगे, या आप ब्राउजर चलाते होंगे, या और कोई एप्लीकेशन इंटीरियर सॉफ्टवेयर चलाते होंगे, तो वो टॉपमोस्ट लेयर में बाहर आता है, जो कि यूजर के पास अपना एक्सेस जो होता है यहां रखा होता है। राइट। इसमें कहीं तक किसी को कोई भी डाउट? सर ये हार्डवेयर तो अपना एक तरीके से कंप्यूटर हो गया, कर्नल अपना सीपीयू हो गया, और जो ये सेल जो भी एप्लीकेशंस चल रही हैं छोटी छोटी, वो ये मॉनिटर पे जो भी हम एक्सेल वगैरह खोलते हैं और कुछ है, तो ये वो हो गई। आप मतलब आप
एनालॉजी क्रिएट कर रहे हो आपस में कि ये इसके कंपेयर हो जाएगी ऐसे कुछ? हाँ, जैसे कि सर कर्नल एक तरीके से तो सीपीयू वाला काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर आप हार्डवेयर से कंपेयर कर रहे हो तो आप कह सकते हो, लेकिन आप बस कंफ्यूज मत हो जाना इस चक्कर में। हाँ नहीं नहीं वो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, आप जो कह रहे हो अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो सही है, लेकिन ये दोनों चीजें पैरेलल में चल रही हैं, एक तरफ हार्डवेयर एक तरफ सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आज में हम यहीं पे क्लास स्थगित कर लेंगे। जिनके कोई भी कैसे भी डाउट्स हैं प्लीज आप बताइए। राइट, आई एम वेटिंग। सर ये स्लाइड में मिलेगी क्या हमें, जो मीन्स कल का ट्रेनिंग में था और आज के क्लास में था? स्लाइड की जानकारी आपको आई सपोज मनीष सर दे